हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे इंडियन पॉलिटी विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्री कम मेंस। पीडीएफ की बात करें तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इंडियन पॉलिटी के अंदर आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट वन। तो पार्ट वन किसके साथ डील करता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के साथ। पार्ट वन के अंदर आर्टिकल्स कौन कौन से आ जाते हैं? तो इसमें आर्टिकल आते हैं आर्टिकल नंबर 1 to 4, जो हम पार्ट वन में एक्सप्लेन करेंगे। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इन आर्टिकल्स की हम यहाँ पे देखेंगे। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक कहाँ मेंशन है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट वन में। किसके साथ डील करते हैं? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के साथ। आर्टिकल 1 क्या कहता है? सबसे पहले आर्टिकल 1 की हम वर्डिंग देखेंगे, उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आर्टिकल 1 में क्या है? आर्टिकल 1 में मेंशन किया हुआ है इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ तक आर्टिकल 1 की वर्डिंग है। इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे दो चीजें हैं। फर्स्ट, नाम बता रखा है हमारी कंट्री का, नाम क्या है। सेकेंडली, कंट्री की पॉलिटी बता रखी है कि यहाँ पे किस टाइप की पॉलिटी है। तो नाम कौन से दे रखे हैं? एक इंडिया और दूसरा भारत। तो यहाँ पे कंट्री का नाम मेंशन है। सेकेंडली, टाइप ऑफ पॉलिटी, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यूनियन ऑफ स्टेट से क्या रिफ्लेक्ट होता है? टाइप्स ऑफ पॉलिटी के, किस टाइप की पॉलिटी है हमारी कंट्री के अंदर, राइट। अब यहाँ पे हमने इंडिया एंड भारत, दो वर्ड्स, दो नाम इंडिया के लिए हमने यहाँ पे यूज किए हैं। एक है इंडिया और दूसरा है भारत। इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के कौन से नाम मेंशन है, या क्या हिंदुस्तान मेंशन है या नहीं मेंशन है, ये भी पूछा जा सकता है। तो कौन से दो नाम मेंशन है? एक इंडिया और दूसरा है भारत। अब ये दो नाम क्यों जो है हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करे? क्योंकि जो असेंबली बनी थी तो उस टाइम पे असेंबली के बीच में किसी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था नाम को लेकर। तो यहाँ पे कुछ मेंबर्स थे असेंबली के जिन्होंने सुजेस्ट करा ट्रेडिशनल नाम भारत। कुछ मेंबर्स थे जो बोल रहे थे कि हम इंडिया लेंगे। तो इसीलिए दोनों को मिक्स मिक्स कर दिया गया। असेंबली ने दोनों को मिक्स करके इंडिया दैट इज भारत जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया हमारी कंट्री का नाम, राइट। सेकंड बात आती है यूनियन ऑफ स्टेट की, राइट। तो हमने यहाँ पे फ्रेज यूज करा है यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं यूज करा? यूनियन ऑफ स्टेट्स ही क्यों हमने यूज करा है? तो यहाँ पे पॉलिटी क्या है? यूनियन है, राइट। तो इसके भी आगे दो रीजन आ जाते हैं। फर्स्ट रीजन क्या है कि जो इंडियन फेडरेशन है ये किसी एग्रीमेंट से नहीं बना हुआ। ऐसे नहीं है कि स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट के बाद ये जो स्टेट्स है वो बनी है या इंडिया बना है। तो स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट किसी तरह का कोई नहीं हुआ, इसीलिए हमने वर्ड यूनियन करा है। फेडरेशन वर्ड हम यूज करते हैं जहाँ पे स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट से कंट्री बन रही है। जैसे कि अमेरिका हो गया, अमेरिकन फेडरेशन है क्योंकि वो स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ हुआ है, राइट। कोई भी स्टेट जब चाहे वो अलग हो सकती है अमेरिकन फेडरेशन से, लेकिन इंडिया में कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, इसीलिए किसी भी स्टेट के पास ऐसा राइट नहीं है कि वो फेडरेशन से अलग हो सके, राइट। तो इंडिया का जो फेडरेशन है, फेडरेशन की जगह हम यूनियन वर्ड यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इनडिस्ट्रक्टिबल है। कल को ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया की कोई भी स्टेट उठकर बोले कि हमें अलग कंट्री बनानी है, राइट। कोई भी स्टेट इंडिया से अलग नहीं हो सकती। लाइक अमेरिकन फेडरेशन क्या है? स्टेट्स के बीच का एग्रीमेंट है। कल को कोई स्टेट चाहे तो वो अलग हो सकती है अमेरिकन फेडरेशन से, लेकिन इंडिया के केस में कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकती, राइट। तो जो हमारी कंट्री है इंडिया जो है वो एक प्रॉपर एक ही कंट्री है, एक ही स्टेट है। उस कंट्री को हमने अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड क्यों करा है? अलग अलग स्टेट्स में हमने इसलिए डिवाइड करा है सो दैट कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो है वो आसान हो सके, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन
को आसान करने के लिए हमने हमारी कंट्री को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो कोई भी स्टेट इंडिया से अलग नहीं हो सकती, राइट। तो आर्टिकल 1 जो है, यहाँ पे 3 कैटेगरीज आती है, राइट। टेरिटरी ऑफ इंडिया को 3 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी है? एक तो आ जाती है टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, दूसरा आ जाती है यूनियन टेरिटरीज। स्टेट्स हो गई, यूनियन टेरिटरीज हो गई। थर्ड वो टेरिटरीज आती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी भी टाइम पे एक्वायर करी है, राइट। कौन सी है? फर्स्ट स्टेट्स हो गया, टेरिटरी ऑफ स्टेट्स जिसको हम बोलेंगे। सेकंड यूनियन टेरिटरीज आ जाती है। थर्ड वो टेरिटरीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी भी टाइम पे एक्वायर करी है, जैसे कि पुदुचेरी हो गया, गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, जो बाद में किसी भी टाइम पे हमने एक्वायर करी है, वो टेरिटरीज आ जाती है, राइट। अब हमारे ये जो आर्टिकल 1 है, इसमें स्टेट्स का मेंशन किया है, यूनियन टेरिटरीज मेंशन करी है, ये आर्टिकल 1 है। आर्टिकल 1 के साथ साथ अब हम शेड्यूल को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट शेड्यूल की बात करें तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या मेंशन है? फर्स्ट शेड्यूल में नेम्स ऑफ द स्टेट्स, टोटल जितनी भी स्टेट्स है उन सभी स्टेट के नाम मेंशन है। यूनियन टेरिटरीज, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है उनके नाम मेंशन है, और उनका टेरिटोरियल एक्सटेंड, कौन सी स्टेट कहाँ तक है, कौन सी यूनियन टेरिटरी जो है कहाँ तक है, उनका टेरिटोरियल पूरा एक्सटेंट जो है वो पूरा का पूरा मेंशन कर रखा है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो एट प्रेजेंट स्टेट्स की बात करें तो टोटल कितनी स्टेट्स है? 28 स्टेट्स है। यूनियन टेरिटरीज कितनी है एट प्रेजेंट? 8 यूनियन टेरिटरीज है, राइट। और जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजंस दे रखे हैं वो हमारी सभी की सभी स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल है, राइट। अब कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं। इसके अलावा स्पेशल प्रोविजंस कहाँ मेंशन है? स्पेशल प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 के अंदर मेंशन है। पार्ट 21 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं कुछ स्टेट्स के लिए। कौन सी स्टेट्स के लिए ये स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं? ये उन स्टेट्स के लिए दे रखे हैं जिनका कल्चर बिल्कुल ही अलग है, या वो एरिया जहाँ पे डेवलपमेंट करनी बहुत मुश्किल है, या कुछ और रीजनल डिफरेंसेस है, तो उन स्टेट्स को कुछ स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं। जैसे कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। तो ये सभी की सभी स्टेट्स हैं जिनके लिए स्पेशल प्रोविजंस मेंशन किए हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 के अंदर। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 21 है। शेड्यूल कौन कौन से में मेंशन है स्पेशल प्रोविजंस? तो ये शेड्यूल 5th और शेड्यूल 6th जो है, इनमें स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरियाज विद इन द स्टेट्स। अब कुछ स्टेट्स ऐसी है जहाँ पे शेड्यूल एरियाज है या ट्राइबल एरियाज है, तो वो जो ट्राइबल एरिया है उनका अलग से कल्चर है, राइट। उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी जो लैंग्वेज है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उन एरियाज के लिए कुछ सेपरेट प्रोविजंस जो है वो ऐड किए गए हैं शेड्यूल 5th एंड 6th के अंदर, राइट। अब यहाँ पे 2 टर्म्स और आती है, एक आती है टेरिटरी ऑफ इंडिया, दूसरा आता है यूनियन ऑफ इंडिया। अब जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है ये एक वाइडर एक्सप्रेशन है, यूनियन ऑफ इंडिया जो है ये नैरो एक्सप्रेशन है। वाइडर कैसे है टेरिटरी ऑफ इंडिया? टेरिटरी ऑफ इंडिया वाइडर इसलिए है क्योंकि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है इसमें क्या है, इसमें स्टेट्स भी आ जाती है, यूनियन टेरिटरीज भी आ जाती है, और वो टेरिटरीज भी आ जाती है जो किसी टाइम पे हमारी सरकार ने एक्वायर करी है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएगी? एक तो आ जाएगी हमारी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, और वो टेरिटरीज जो गवर्नमेंट ने एक्वायर करी है, राइट। एक्वायर्ड टेरिटरीज भी यहाँ पे आ जाएगी किसी भी टाइम पे हमने जो एक्वायर करी है। दूसरा एक्सप्रेशन है यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर क्या आता है? इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स ही आती है। यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स ही मेंशन है। टेरिटरी ऑफ इंडिया में स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी और एक्वायर्ड टेरिटरीज ये सभी की सभी मेंशन है, राइट। स्टेट्स जो है ये फेडरल सिस्टम का मेंबर है,
राइट। तो स्टेट्स को पावर्स दे रखी है, जैसे जैसे हम पॉलिटी में आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि सेंटर लेवल पे सेंटर की सरकार के पास कुछ पावर्स दे रखी है रिगार्डिंग द स्टेट्स, और स्टेट्स को अपनी स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग से उनको पावर्स दे रखी है। राइट, सेंटर के पास पावर है, एक जो सेंटर की सरकार है उसके पास पावर है, और सेंटर की सरकार ने आगे जो पावर्स है वो स्टेट्स को भी दे रखी है। यानी कि क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। राइट, लेकिन स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग हमारा सेंटर ही है। यूनियन टेरिटरी एंड एक्वायर्ड टेरिटरी, यहाँ पे डायरेक्ट किसका कंट्रोल है, यहाँ पे डायरेक्ट सेंटर सरकार का कंट्रोल है। राइट, जो हमने स्टेट्स बनाई हुई है इंडिया के अंदर, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट है जो उस स्टेट को एडमिनिस्टर कर रही है, उस स्टेट को देख रही है। लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज है या वो टेरिटरीज जो गवर्नमेंट ने एक्वायर करी हुई है, वहां पे डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही एडमिनिस्टर कर रही है। बीइंग अ सोवरेन स्टेट, जो इंडिया है, इंडिया फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है, लेकिन किस केस में कर सकता है, अकॉर्डिंग टू द मोड्स रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। बीइंग अ सोवरेन स्टेट, हम सोवरेन स्टेट है, इंडिपेंडेंट है इंडिया, लेकिन हम फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। जैसे कि सेशन हो गया, किसी ट्रीटी के थ्रू हमने कोई टेरिटरी इंडिया में ऐड ऑन कर ली है, परचेज कर रहे हैं, किसी कंट्री ने गिफ्ट करी है, लीज पे ले रहे हैं, या प्लेबिसाइट के थ्रू, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिक्किम हो गया, सिक्किम जो है ये प्लेबिसाइट के थ्रू इंडिया का पार्ट बना था। राइट, ऑक्यूपेशन, हमने किसी कंट्री को या किसी कंट्री की टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया है, या वहाँ के रूलर को, तो उस केस में हमारा पार्ट बन सकती है वो टेरिटरी। कॉन्कर कर सकते हैं, सब्जुगेशन, तो ये कुछ मेथड्स है जिसके थ्रू इंटरनेशनली जो है, इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग हम उस पर्टिकुलर टेरिटरी को इंडिया का पार्ट बना सकते हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कौन कौन सी फॉरेन टेरिटरीज है जो एक्वायर कर रखी है इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसमें दादर एंड नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, तो इन तीनों को हमने एक्वायर किया हुआ है, बाद में एक्वायर करा है। राइट, पुदुचेरी हो गया, पुदुचेरी ये जो थी ये फ्रेंच कॉलोनी थी, तो इसको भी हमने बाद में ही एक्वायर किया है। सिक्किम ये अलग से ही एक जो था, अलग से स्टेट थी जिसको बाद में इंडिया का पार्ट बनाया गया है। 1975 में सिक्किम को इंडिया में ऐड किया गया है। दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन दीव, ये तीनों को तीनों जो है ये पोर्चुगल का पार्ट थे। राइट, तो इसको भी बाद में इंडिया में ऐड ऑन किया गया है। राइट, नेक्स्ट आर्टिकल 2 की बात करते हैं। आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 इम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। पार्लियामेंट को यहाँ पे क्या पावर्स दे रखी है, यहाँ पे पार्लियामेंट को पावर्स दे रखी है टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। यहाँ पे पार्लियामेंट को दो पावर्स दे रखी है, कौन सी, फर्स्ट है पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स। अब देखो, एक वर्ड है यहाँ पे एडमिट, दूसरा वर्ड है यहाँ पे इस्टेब्लिश, दूसरी जो पावर है उसमें क्या है, पावर टू इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। एडमिट का मतलब होता है कि स्टेट पहले से ही एग्जिस्ट कर रही थी, उसको हमने इंडिया का पार्ट बनाया है। एस्टैब्लिश का मतलब होता है कि स्टेट पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन हमने बाद में उसको इंडिया का पार्ट बनाया है। राइट, तो एडमिट में क्या आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल सिक्किम। राइट, जैसे सिक्किम है, सिक्किम पहले से एग्जिस्ट कर रही थी स्टेट, लेकिन वो इंडिया का पार्ट नहीं थी, बाद में 1975 के अंदर उसको हमने इंडिया का पार्ट बनाया है। इस्टेब्लिश बिल्कुल ही नई स्टेट है, पहले एग्जिस्टेंस में थी ही नहीं, उसको हमने बाद में इंडिया का पार्ट बनाया है। राइट, अब आर्टिकल 2 एंड 3 इसमें कंफ्यूजन होता है। आर्टिकल 3 किसके साथ डील करता है, आर्टिकल 3 डील्स विद द इंटरनल रीएडजस्टमेंट इंटरसे ऑफ द टेरिटरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। आर्टिकल 2 के अंदर हम जो फॉरेन स्टेट है उसको एक्वायर कर रहे हैं, जो पहले इंडिया का पार्ट नहीं थी, फॉरेन स्टेट को इंडिया में हम ऐड कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस में थी या नई स्टेट है। आर्टिकल 3 के अंदर क्या है, आर्टिकल 3 के अंदर इंडिया के अंदर की ही जो स्टेट्स है उन्हीं के साथ हम रीएडजस्टमेंट कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग स्टेट को ही हम चेंज कर रहे हैं, उनका नाम चेंज कर रहे हैं, उनकी टेरिटरी जो है
वो चेंज कर रहे हैं। जैसे आंध्र प्रदेश को 2 पार्ट्स कर दिए, आंध्र प्रदेश बन गया, तेलंगाना बन गया। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया। तो इस तरह से जो इंडिया के अंदर की स्टेट्स है उनको ही हम चेंज कर रहे हैं, राइट। तो आर्टिकल 3 रिलेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ और चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 3 क्या है कि इंडिया के अंदर की ही एग्जिस्टिंग स्टेट को हम चेंज कर रहे हैं। आर्टिकल 2 में क्या है, आर्टिकल 2 में जो फॉरेन स्टेट्स है, फॉरेन टेरिटरीज है, उनको एक्वायर कर रहे हैं, राइट। तो ये दोनों में डिफरेंस है। हमने ओवरव्यू देखा था लास्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हमने देखा था कि आर्टिकल 3 किसके साथ डील करता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्लियामेंट को ये पावर दे रखी है कि पार्लियामेंट किसी भी स्टेट की बाउंड्री चेंज कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है, 2 स्टेट्स को मर्ज करके एक स्टेट बना सकता है, स्टेट का नाम चेंज कर सकता है। तो और क्या क्या पावर्स दे रखी है पार्लियामेंट को आर्टिकल 3 के अंदर, वो हम डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है, आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट को पावर दे रखी है फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट or by uniting 2 or more states or parts of state by uniting any territory to the part of any state। कोई भी 2 स्टेट्स को मिला के एक स्टेट बना सकता है, एक स्टेट को तोड़कर 2 स्टेट्स बना सकता है, 3 स्टेट्स बना सकता है, स्टेट की बाउंड्री चेंज कर सकता है। तो ये पार्लियामेंट को पावर दे रखी है। किसी भी स्टेट का जो एरिया है वो इंक्रीज कर सकता है पार्लियामेंट, किसी भी स्टेट का एरिया जो है डिमिनिश कर सकता है, कम कर सकता है, बाउंड्री को ऑल्टर कर सकता है, स्टेट के नेम को ऑल्टर कर सकता है। तो ये चेंजेस जो पार्लियामेंट है वो कर सकती है स्टेट के अंदर। अब आर्टिकल 3 के अंदर यहाँ पे 2 कंडीशंस दे रखी है। कौन कौन सी 2 कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन है कि अगर कोई चेंज करना है स्टेट के अंदर तो उसके लिए बिल जो है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लेकिन जो पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस होगा वो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो सबसे ऊपर प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से जो बिल है ये कहाँ आएगा, ये पहुंचेगा पार्लियामेंट के पास, राइट। स्टेट का बाउंड्री चेंज करनी है, नाम चेंज करना है, स्टेट का एरिया कम करना है, ज़्यादा करना है, जो भी चेंजेस करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत है। प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन के बाद ही जो बिल है वो पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस होगा। अब सेकंड क्या है इसके अंदर कंडीशन के जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जो बिल है उस बिल को कहाँ भेजेगा, उसको भेजेगा स्टेट लेजिस्लेचर के पास। जिस स्टेट में चेंजेस करनी है उस पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर के पास वो बिल भेजेगा। उस स्टेट का ओवरव्यू उस स्टेट के व्यू पॉइंट लेगा, राइट। जो स्टेट है क्या वो सच में अपने अंदर चेंजेस करनी चाहती है, स्टेट लेजिस्लेचर चाहता है कि हमारी स्टेट का नाम चेंज हो या बाउंड्री चेंज हो, तो स्टेट लेजिस्लेचर का जो व्यू है वो प्रेसिडेंट लेगा। तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है इसको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया जाता है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया जाता है। तो उस टाइम पीरियड में ये जो स्टेट लेजिस्लेचर है ये प्रेसिडेंट को अपना जो व्यू है रिगार्डिंग द चेंजेस वो बताता है। उसके बाद जो बिल है वो पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, राइट। तो फर्दर वही बात यहाँ पे रिपीट करी गई है कि पार्लियामेंट को पावर दे रखी है नई स्टेट बनाने की, इंक्लूड्स द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट, यूनियन टेरिटरी बाय यूनाइटिंग अ पार्ट ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरी, वो सब चीज़ें वही है जो हमने पहले पढ़ी है। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ने जो है प्रेसिडेंट ने स्टेट लेजिस्लेचर को बिल भेजा स्टेट लेजिस्लेचर का व्यू पॉइंट लेने के लिए। अब जो स्टेट लेजिस्लेचर ने यस और नो जो भी अपने व्यूज दिए हैं, अब स्टेट लेजिस्लेचर हाँ भी कर सकता है कि ठीक है आप नाम चेंज करना चाहते हो कर दो। सेकंड, स्टेट लेजिस्लेचर ये भी बोल सकता है कि नहीं जो हमारा नाम है वो सही है, हम चेंज नहीं करना चाहते, या कोई नया अपना नाम रिकमेंड कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर का जो भी व्यू है, यस है, नो है, या जो भी रिकमेंडेशन है, उस पे जो प्रेसिडेंट है वो बाउंड डाउन नहीं है। प्रेसिडेंट चाहे तो स्टेट लेजिस्लेचर की बात मान सकता है, नहीं चाहे तो नहीं भी मान सकता। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो बाउंड डाउन नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेचर ने क्या जवाब दिया है। इवन के स्टेट लेजिस्लेचर जो है
चाहे उसने जो टाइम, जो उसको स्पेसिफिक टाइम दिया गया था, उस टाइम पीरियड के अंदर ही उसने प्रेसिडेंट को अपने व्यूज़ दिए हैं। हाँ ना एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है, जो भी किया है, लेकिन फिर भी जो प्रेसिडेंट है वो बाउंड डाउन नहीं है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर की बात माने ही माने, राइट। इसके अलावा अब उसके बाद कोई और चेंजेस करनी चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है तो कि फिर से फ्रेश रेफरेंस लेना पड़े वही स्टेट लेजिस्लेचर का, ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर बार अगर कोई अमेंडमेंट करनी है तो वहाँ से फ्रेश रेफरेंस लेना ही पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है। प्रेसिडेंट की मर्जी है, चाहे तो ले सकता है, नहीं चाहे तो नहीं ले सकता। यूनियन टेरिटरी के केस में अब यहाँ तक जो बात हो रही थी वो बात हो रही थी स्टेट्स के केस में, राइट। अगर स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी है, नाम चेंज करना है, एरिया बढ़ाना है, कम करना है, जो भी करना है, तो उसके लिए क्या था प्रोसीजर, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से बिल पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा और ये जो प्रेसिडेंट है ये स्टेट लेजिस्लेचर को भेजेगा, स्टेट लेजिस्लेचर को एक फिक्स टाइम दिया जाएगा, उस फिक्स टाइम में स्टेट लेजिस्लेचर अपना जो डिसीजन है वो प्रेसिडेंट को बताएगा और जो प्रेसिडेंट है वो बाउंड डाउन नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर का डिसीजन मानने के लिए, राइट। प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट के पास वो बिल पहुंच गया। ये जो है पूरी की पूरी कहानी ये स्टेट्स के केस में है। अब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की। अब यूनियन टेरिटरी के केस में क्या होता है, यूनियन टेरिटरी पे जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो किसकी होती है, डायरेक्ट सेंटर का कंट्रोल होता है। तो यूनियन टेरिटरी का अगर नाम चेंज करना है, बाउंड्री चेंज करनी है, तो उस केस में उस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी का व्यू लेना ज़रूरी नहीं है, उसका डिसीजन जो है वो जानना ज़रूरी नहीं है। तो यूनियन टेरिटरी के केस में नो रेफरेंस नीड टू बी मेड टू बी कंसर्न्ड लेजिस्लेचर टू असर्टेन इट्स व्यूज एंड द पार्लियामेंट कैन इटसेल्फ टेक एनी डिसीजन एट इट डीम्स फिट। यूनियन टेरिटरी के केस में पार्लियामेंट को जो डिसीजन सही लगे वो पार्लियामेंट डिसीजन लेगा। तो कंसर्न यूनियन टेरिटरी का व्यू पॉइंट जानने की जरूरत यहाँ पे नहीं होती। रीजन बीइंग के यूनियन टेरिटरी पे डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो सेंटर की ही होती है, राइट। So it is thus clear that the Constitution authorizes the Parliament to form new state or alter the areas, boundaries or names of the existing state without their consent. बिना कंसेंट के जो पार्लियामेंट है वो नाम चेंज कर सकता है, बाउंड्री एरिया जो है चेंज कर सकता है, राइट। अब यहाँ पे जो है पार्लियामेंट जो है ये जो इंडिया का पॉलिटिकल मैप है इसको अपने अकॉर्डिंग जो है रीड्रॉ कर सकता है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट को पावर दे रखी है कि पार्लियामेंट इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखो, एक होता है फिजिकल मैप, दूसरा होता है पॉलिटिकल मैप। फिजिकल मैप के अंदर हम जो माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, वो सब चीज़ें जो फिजिकल फीचर्स होते हैं वो शो करते हैं। पॉलिटिकल मैप के अंदर आती है इंडिया की स्टेट्स कि कहाँ कहाँ पे कौन सी स्टेट लोकेटेड है। तो पार्लियामेंट जो है ये पॉलिटिकल मैप को रीड्रॉ कर सकता है, किसी भी स्टेट का एरिया या साइज बढ़ा सकता है, कोई दो स्टेट्स को मिलाकर एक स्टेट बना सकता है, किसी एक स्टेट को तोड़कर दो स्टेट्स बना सकता है। तो पार्लियामेंट को ये पावर दे रखी है कि वो इंडिया के पॉलिटिकल मैप को रीड्रॉ कर सकता है। तो व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो इंडिया है, इंडिया क्या है, एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। अब इंडिया की जो बाउंड्री है, जो इंडिया कंट्री है, कंट्री की जो बाउंड्री है वो चेंज पार्लियामेंट नहीं कर सकता, इंडिया के अंदर स्टेट्स की बाउंड्री चेंज कर सकता है। तो इंडिया इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, इंडिया की बाउंड्री चेंज नहीं हो सकती, लेकिन उसके अंदर जो स्टेट्स है, स्टेट्स की बाउंड्री चेंज हो सकती है। स्टेट्स डिस्ट्रक्टिबल है, स्टेट्स को तोड़ा जा सकता है या दो स्टेट्स को जोड़ा जा सकता है। तो इंडिया क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकती इंडिया से। लेकिन इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं उनमें हम चेंजेस कर सकते हैं, उसमें जो पार्लियामेंट है वो चेंजेस कर सकती है, राइट। दूसरी साइड यूएसए में देख लेते हैं। यूएसए में क्या होता है, यूएसए में ना तो जो पूरा का पूरा अमेरिका है, यूएसए है, वो अपना पॉलिटिकल मैप चेंज कर सकता है, ना ही जो स्टेट है यूएसए के अंदर जो स्टेट्स है वो स्टेट्स अपनी बाउंड्री चेंज कर सकती है। ना एक से दो स्टेट्स बन सकती है, ना दो से एक स्टेट बन सकती है। तो यूएसए में क्या है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट इज
ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दे रखी है कि जो स्टेट जैसी है वो वैसे की वैसे ही रहेगी। हमारे यहाँ पे ये ग्रांटेड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे जो स्टेट है वो चेंज हो सकती है, उसकी बाउंड्री चेंज हो सकती है, उसका नाम चेंज हो सकता है, उसका दो स्टेट्स मिलाकर एक स्टेट भी बन सकती है। लेकिन यूएसए के अंदर क्या है, यूएसए में ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि जो स्टेट है वो अपनी बाउंड्री, नाम कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, ना ही एरिया चेंज कर सकता है। तो व्हाट डज दिस मीन कि जो यूएसए है, यूएसए क्या है, यूएसए एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ना तो यूनियन को ही तोड़ा जा सकता है, ना ही स्टेट को तोड़ा जा सकता है। ना यूनियन में कोई चेंजेस हो सकती है, ना स्टेट्स के अंदर कोई चेंजेस हो सकती है। एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट है यूएसए। तो ये स्टेटमेंट किसके लिए है, यूएसए के लिए है। ये स्टेटमेंट किसकी है, इंडिया की है, राइट। मोरोवर नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 4 की। आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है कि यहाँ पे हमने देखा आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 2 डील करता है फॉरेन टेरिटरी के साथ। फॉरेन टेरिटरी इंडिया का पार्ट बन सकती है। आर्टिकल नंबर 3 किसके साथ डील करता है कि इंडिया के अंदर ही जो स्टेट्स है, यहाँ पे फॉरेन स्टेट्स की बात हो रही है आर्टिकल 2 के अंदर, कि जो नई स्टेट है वो एडमिट और स्टैब्लिश हो सकती है, फॉरेन स्टेट। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि इंडिया के अंदर ही जो स्टेट्स है हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो आर्टिकल 4 क्या कहता है कि 2 और 3 आर्टिकल के अंदर जो चेंजेस हो रही है, वो जो चेंजेस है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगी अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में क्या है, अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट्स होती है वो किस तरह से होगी, वो पूरा का पूरा प्रोसीजर आर्टिकल 368 में मेंशन है। अब आर्टिकल 2-3 देखें तो इसमें भी तो हो तो चेंजेस रही है ना, कोई नई स्टेट आ रही है या एग्जिस्टिंग स्टेट चेंज हो रही है। तो यहाँ पे जो चेंजेस हो रही है ना आर्टिकल 2-3 के अंदर, ये जो चेंजेस है ये कोई फॉर्मल अमेंडमेंट नहीं होगी अंडर आर्टिकल 368, राइट। तो यहाँ पे जो चेंजेस होगी आर्टिकल 2 और 3 के अंदर, जो नई स्टेट बन रही है या एग्जिस्टिंग स्टेट्स को ही हम चेंज कर रहे हैं, ये एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के थ्रू होगा, राइट, सिंपल मेजॉरिटी के साथ। ये जो चेंजेस हो रही है ये चेंजेस होगी सिंपल मेजॉरिटी के साथ, ये चेंजेस सिंपल मेजॉरिटी से होगी, एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के थ्रू चेंजेस होगी। आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो चेंजेस होगी आर्टिकल 368 की तरह ये अमेंडमेंट नहीं मानी जाएगी, राइट। तो आर्टिकल 4 के अंदर क्या है, आर्टिकल 4 किसके साथ डील करता है कि आर्टिकल 2-3 में हम जो चेंजेस कर रहे हैं ये एक सिंपल मेजॉरिटी के साथ चेंजेस करी जाएगी और एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू इसको पास किया जाएगा, राइट। अब उसके बाद एक क्वेश्चन आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो कि प्रेसिडेंट के रेफरेंस से ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन आया था 1960 में। क्वेश्चन क्या था कि अंडर आर्टिकल 3 हम क्या अंडर आर्टिकल 3 बात कर रहे हैं, स्टेट के अंदर जो चेंजेस हो रही है वही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि जैसे अंडर आर्टिकल 3 जो पार्लियामेंट है वो किसी भी स्टेट के एरिया को डिमिनिश कर सकता है, मतलब किसी भी स्टेट का एरिया जो है उसको कम कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या ये जो एरिया स्टेट का कम किया जा रहा है, जो हम स्टेट का एरिया, जैसे ये कोई भी एक स्टेट है, इस स्टेट का ये वाला एरिया हमने कट कर दिया तो ये स्टेट इतनी सी रह गई, तो ये वाला एरिया इन केस ये वाला जो एरिया है ये किसी फॉरेन कंट्री के पास जा रहा है, ये वाला जो एरिया है ये क्या किसी फॉरेन कंट्री के पास जा सकता है अंडर आर्टिकल 3, क्योंकि आर्टिकल 3 में डिमिनिश तो हो रहा है ना एरिया। तो आर्टिकल 3 में क्या ये पावर दे रखी है पार्लियामेंट को कि वो इंडियन टेरिटरी का ये एरिया जो है वो किसी फॉरेन टेरिटरी को दे दे। तो ये प्रेसिडेंट के रेफरेंस से सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल आया था। तो इसी का आंसर क्या था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक डिसीजन दिया कि 1960 के अंदर, 1960 में, अब 1960 में बांग्लादेश नहीं बना था, बांग्लादेश की जगह क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे वेस्ट बंगाल का जो बेरोबारी यूनियन था, वेस्ट बंगाल का जो बेरोबारी यूनियन था, वो पॉलिटिकल एजिटेशन कंट्रोवर्सी के चलते हुए वो जो एरिया था वो पाकिस्तान को
दे दिया गया था, जो ईस्ट पाकिस्तान था उस टाइम पे उसको दे दिया गया था। और ये जो एरिया दिया गया था ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से ही पाकिस्तान को दिया गया था, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि उस टाइम पे हमने वो एरिया उनको दिया था। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का क्या जवाब था, सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या जजमेंट दी, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जजमेंट दी कि अंडर आर्टिकल 3 अगर किसी स्टेट का एरिया डिमिनिश पार्लियामेंट कर रही है, तो डिमिनिश कम जो कट कर रही है, कम कर रही है, तो वो जो एरिया कट कर रही है वो किसी फॉरेन टेरिटरी को पार्लियामेंट नहीं दे सकती। पार्लियामेंट को ये पावर नहीं दी कि एक स्टेट है उसका एरिया कल को इतना कट करके ये पाकिस्तान को, चाइना को दे दे। ये पार्लियामेंट पावर, जो ये पावर है ये पार्लियामेंट के पास नहीं है। तो ये पावर किसके पास है, राइट। तो ये जो एरिया हम किसी दूसरी स्टेट को दे रहे हैं ना, किसी दूसरी कंट्री को दे रहे हैं, फॉरेन कंट्री को दे रहे हैं, तो ये जो होगी अमेंडमेंट होगी, ये जो होगी ये एक प्रॉपर अमेंडमेंट होगी अंडर आर्टिकल 368, राइट। पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि वो किसी भी फॉरेन टेरिटरी को कोई भी स्टेट जो है डिमिनिश करके उसका एरिया दे दे। तो किसके थ्रू हम दे सकते हैं, जैसे बेरूबारी यूनियन का एरिया दिया था तो उस टाइम पे फॉर्मल अमेंडमेंट हुई थी अंडर आर्टिकल 368। कौन सी अमेंडमेंट हुई थी, 9th अमेंडमेंट हुई थी, जिसके थ्रू वो जो एरिया था वो एरिया पाकिस्तान को दिया गया था, राइट। तो यहाँ पे यही है कि इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडर टू फॉरेन स्टेट, फॉरेन स्टेट को हम दे सकते हैं, लेकिन कब दे सकते हैं, ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। तो जो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 1960 की, तो उस टाइम पे जो एरिया था बेरूबारी यूनियन का वो ट्रांसफर किया गया था, टेरिटरी वो जो एरिया था वो पाकिस्तान को ट्रांसफर किया गया था, राइट। अंडर आर्टिकल 4 वो अमेंडमेंट नहीं होगी, वो अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 होगी, सॉरी अंडर आर्टिकल 3 अमेंडमेंट नहीं होगी, वो जो अमेंडमेंट होगी वो अंडर आर्टिकल 4 होगी, राइट। अब यहाँ पे 1969 में सुप्रीम कोर्ट की एक और रूलिंग आई थी। ये रूलिंग क्या कहती है, सेटलमेंट ऑफ अ बाउंड्री डिस्प्यूट। अब इंडिया का किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट है, जैसे पाकिस्तान के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट चलता रहता है, चाइना के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट चलता रहता है, या किसी भी कंट्री के साथ, किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ इन केस बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है, तो उस केस में वो जो बाउंड्री एडजस्टमेंट होगी, तो उस केस में किसी भी तरह की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। ये जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उस केस में अगर इंडिया की टेरिटरी दूसरी कंट्री में थोड़ी बहुत जा भी रही है तो वो एक एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू होगा। वो किसके थ्रू होगा, एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू होगा जो बाउंड्री डिस्प्यूट होगा। जो डिमिनिश वाला हम देख रहे थे क्लॉज कि जो डिमिनिश वाला है, ये जो अमेंडमेंट होगी ये आर्टिकल 368 के अंडर अमेंडमेंट होगी। लेकिन जो बाउंड्री डिस्प्यूट वाला है, जो बाउंड्री डिस्प्यूट की अगर हम बात करें तो बाउंड्री डिस्प्यूट वाला जो है ये एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू होगा। एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू ये जो एरिया है वो दूसरी कंट्री के पास जा सकता है, राइट। उसके बाद अंडर आर्टिकल 3 जो भी अमेंडमेंट्स हुई है, बाउंड्री चेंज हुई है, नाम चेंज हुए हैं, वो सब यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसमें कुछ भी समझाने लायक तो वैसे है नहीं है। जैसे पहले असम ऑल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज एक्ट 1951 आया था, तो इसमें जो असम स्टेट थी, अब पहले 1951 की बात करें तो जो अरुणाचल प्रदेश था वो असम ही था, राइट। अरुणाचल प्रदेश स्टेट बाद में बना है, वो असम ही था। तो उस टाइम पे असम की कुछ टेरिटरी जो थी वो स्टेट ऑफ भूटान के पास चली गई थी, राइट। तो ये जो अल्ट्रेशन हुई थी ये असम एक्ट 1951 के अंडर हुई थी। फिर आंध्रा स्टेट एक्ट 1953 आया, जिसके थ्रू जो आंध्रा था वो पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया गया था, राइट। क्योंकि आंध्रा में से भी जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया था वो अलग कर दिया गया था फ्रॉम द स्टेट ऑफ मद्रास। तो कर्नूल आंध्रा की कैपिटल बन गई थी उस टाइम पे, और हाई कोर्ट गंटूर में एस्टेब्लिश कर दी। फिर हिमाचल प्रदेश बिलासपुर स्टेट एक्ट आया था 1954 में, जिसमें हिमाचल प्रदेश स्टेट बनी थी बाय यूनाइटिंग द हिमाचल प्रदेश एंड बिलासपुर। तो इस तरह से जो भी चेंजेस आई है ये टेबल बुक के अंदर दे रखा है, आप वहां से पढ़ सकते हो, राइट। हमारे पार्ट 1 के जो आर्टिकल्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे वही हमने बात करी थी ना कि हम फॉरेन टेरिटरी को इंडिया का पार्ट बना सकते हैं, तो उसी की हम थोड़ी सी पॉलिटिकल हिस्ट्री देखेंगे। तो हेडिंग क्या है, एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज विद बांग्लादेश।
बांग्लादेश के साथ जो टेरिटोरियल एक्सचेंज हुआ था, तो उसकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे, थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखेंगे और प्रेजेंट डे क्या कंडीशन है वो देखेंगे, राइट। 2015 के अंदर 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी। इस अमेंडमेंट के थ्रू हमने देखा था ना कि जो हम फॉरेन टेरिटरी है, हमने देखा था कि हमारा इंडिया का पार्ट अगर हम किसी दूसरी कंट्री को दे रहे हैं, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि आप इंडिया की किसी भी स्टेट की टेरिटरी जो है उसको डिमिनिश कर सकते हो। तो डिमिनिश के अंदर एक तो है कि इंडिया के अंदर ही कोई जो स्टेट है बड़ी है उसको हमने छोटा कर दिया है, राइट। अब एक आता है कि ये जो डिमिनिश हम स्टेट का एरिया कर रहे हैं, अगर हम किसी दूसरी कंट्री को दे रहे हैं, तो उस केस में जो अमेंडमेंट होगी वो एक फॉर्मल अमेंडमेंट होगी अंडर आर्टिकल 368। तो यहाँ पे बांग्लादेश के साथ टेरिटोरियल एक्सचेंज हो रहा है, बांग्लादेश की कुछ टेरिटरीज हम बांग्लादेश को वापस कर रहे हैं, कुछ टेरिटरीज बांग्लादेश से इंडिया में ला रहे हैं। तो यहाँ पे तो फिर अमेंडमेंट होगी ना अंडर आर्टिकल 368। तो यही अमेंडमेंट हुई थी 2015 के अंदर। कौन सी अमेंडमेंट थी ये? 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी। इस अमेंडमेंट के अंदर इंडिया ने कुछ टेरिटरीज बांग्लादेश को ट्रांसफर करी थी और कुछ टेरिटरीज बांग्लादेश की इंडिया में ट्रांसफर करी थी, टेरिटोरियल एक्सचेंज हुआ था। तो उस टाइम पे इंडिया ने टोटल बांग्लादेश की 111 इनक्लेव्स, 111 टेरिटरीज थी बांग्लादेश की इंडिया के पास, जो हमने बांग्लादेश को वापस कर दी थी। और बांग्लादेश के पास इंडिया के 51 इनक्लेव्स थे जो उन्होंने इंडिया को वापस किए हैं। इनक्लेव्स क्या है? वही एरिया या स्टेट बोल लो या टेरिटरी बोल लो, कुछ भी बोल लो, राइट। तो 2015 में जो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, तो दोनों कंट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके थ्रू हमने बांग्लादेश को 111 इनक्लेव्स वापस करे और बांग्लादेश ने इंडिया को 51 इनक्लेव्स वापस किए थे। उसके बाद फिर बाउंड्री का यहाँ पे इशू आया था कि जो इंडिया और बांग्लादेश की बाउंड्री थी ना, वो प्रॉपरली डिमार्केट नहीं करी गई थी, अनडिमार्केटेड थी। तो बाउंड्री की भी डिमार्केशन करनी थी। तो उस टाइम पे यहाँ पे 6.1 किलोमीटर की जो अनडिमार्केटेड बाउंड्री थी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, उसकी भी डिमार्केशन करी गई थी, राइट। क्योंकि एग्जैक्टली जो एक होता है ना ग्राउंड पे एक प्रॉपर पॉइंट है कि इस साइड ये इंडिया का पार्ट है, इस साइड बांग्लादेश का पार्ट है। तो ये वाली जो प्रॉपर बाउंड्री थी ना, प्रॉपर ग्राउंड पे डिमार्केशन थी, ये पहले नहीं थी, जो 2015 के अंदर करी गई थी। ये एरिया कितना था बाउंड्री का? ये 6.1 किलोमीटर का स्ट्रेच था जो अनडिमार्केटेड था। अब 2015 में जाकर उसकी डिमार्केशन हमने करी है, राइट। अब इसके लिए अब यहाँ पे 3 चेंजेस हुई है। एक तो टेरिटरीज बांग्लादेश से इंडिया के पास आई है, एक इंडिया ने बांग्लादेश को दी है, थर्ड हमने बाउंड्री की डिमार्केशन करी है। तो इन 3 पर्पस के लिए इंडिया के कौन से पार्ट में हमने चेंजेस करी थी, इंडिया की कौन सी स्टेट्स में चेंजेस हुई थी? तो इंडिया की यहाँ पे 4 स्टेट्स है जिनमें चेंजेस करी गई थी। कौन सी 4 स्टेट्स में चेंजेस हुई यहाँ पे? फिर असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय एंड त्रिपुरा। अब इन चारों स्टेट्स के अंदर चेंजेस करनी है तो स्टेट गवर्नमेंट की भी परमिशन लेनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के साथ ही ये जो अमेंडमेंट्स हुई थी, जो प्रोविजंस में मॉडिफिकेशंस हुई थी इन चारों स्टेट्स में, तो वहाँ की गवर्नमेंट के जो है एग्रीमेंट के साथ ही ये सारा काम हुआ था। अब स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, इंडिया में टोटल कितनी स्टेट्स है, उनका नाम क्या है, यूनियन टेरिटरीज कितनी है, उनका नाम क्या है, ये कहाँ पे मेंशन है? ये मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। अब फर्स्ट शेड्यूल में प्रॉपर बाउंड्री दे रखी है, स्टेट का एरिया दे रखा है कि कौन सी स्टेट की बाउंड्री कहाँ तक है, एरिया कितना है। तो अब यहाँ पे ये जो चारों स्टेट्स है, इन चारों स्टेट्स में चेंजेस आई, इनके एरिया में चेंजेस आई, इनके बॉर्डर्स में थोड़ी बहुत जो चेंजेस आई है। तो इसके साथ ही यहाँ पे अमेंडमेंट जो हुई है फर्स्ट शेड्यूल में भी हुई है, राइट। फर्स्ट शेड्यूल के जो प्रोविजंस है उनको भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया गया है, राइट। ये है एट प्रेजेंट कंडीशन। तो एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर टोटल कितनी स्टेट्स है? 28 स्टेट्स है। कितनी यूनियन टेरिटरीज है? 8 यूनियन टेरिटरीज है, राइट। तो ये भी हम पूरा का पूरा नाम देखेंगे इसी चैप्टर के अंदर। अब जो इंडिया एंड बांग्लादेश का जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, इसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखते हैं कि कब से ये शुरू हुआ था।
अब ये जो डिस्प्यूट है, इस डिस्प्यूट की शुरुआत होती है 1947 से, जब पार्टीशन हुई थी। अब जब पार्टीशन हुई थी उस टाइम पे बांग्लादेश नहीं था। उस टाइम पे बांग्लादेश की जगह क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था, राइट। तो ये जो लैंड बाउंड्री जो थी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, उस टाइम पे 1947 में जब बांग्लादेश की जगह पे क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था। तो लैंड बाउंड्री कितनी थी, इंडिया बांग्लादेश की लैंड बाउंड्री थी 4096.7 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री थी दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया एंड ईस्ट पाकिस्तान के बीच में। अब ये जो लैंड बाउंड्री डिसाइड करी गई थी, ये डिसाइड करी गई थी एज पर द रेडक्लिफ अवार्ड ऑफ 1947। 1947 में रेडक्लिफ अवार्ड आया था। अब ये जो रेडक्लिफ अवार्ड था, इसमें कुछ प्रोविजंस दे रखे थे लैंड बाउंड्री को लेकर बिटवीन द इंडिया एंड ईस्ट पाकिस्तान, जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है। तो वो जो प्रोविजंस थे, उन प्रोविजंस को लेकर कुछ डिस्प्यूट्स यहाँ पे अराइज होते हैं रेडक्लिफ अवार्ड्स को लेकर, क्योंकि रेडक्लिफ अवार्ड के जो प्रोविजंस थे वो ना तो इंडिया एग्री कर रहा था, ना उसको ईस्ट पाकिस्तान एग्री कर रहा था। तो दोनों के बीच के जो प्रोविजंस थे, उनके कुछ प्रोविजंस को लेकर यहाँ पे डिस्प्यूट शुरू होता है, राइट। अब इस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए 1950 में आता है बैक अवार्ड। 1947 में जो रेडक्लिफ अवार्ड आया था, उसके डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए 1950 में आता है बैक अवार्ड। अब यहाँ पे एक और केस आता है 1950 के बाद। अब ये जो डिस्प्यूट्स थे अभी यहाँ पे भी सेटल आउट नहीं होते 1950 में भी। तो 1958 में एक और एग्रीमेंट आता है, नेहरू नून एग्रीमेंट। 1947 में रेडक्लिफ अवार्ड आया, उसके बाद 1950 में बैक अवार्ड आया, 1950 के बाद 1958 के अंदर आया नेहरू नून एग्रीमेंट। तो यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल का एक एरिया है जिसको नाम दिया गया है बेरुबारी यूनियन। तो ये जो बेरुबारी यूनियन का एरिया है, इस एरिया को लेकर यहाँ पे इश्यूज अराइज होते हैं। बांग्लादेश बोल रहा है, उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान था। बांग्लादेश कब बना था, बांग्लादेश बना था 1971 में। तो उस टाइम पे जो ईस्ट पाकिस्तान था, वो बोल रहा है कि बेरुबारी यूनियन का जो एरिया है वो हमारा है। इंडिया क्लेम कर रहा है कि बेरुबारी यूनियन का जो एरिया है वो इंडिया को है। तो यही जो बात थी, ये जो इश्यूज अराइज हो रहे थे बेरुबारी यूनियन को लेकर, इनको चैलेंज करने के लिए केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास। अब सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है बेरुबारी यूनियन को लेकर, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि अब फॉरेन टेरिटरी अगर इंडिया के पास आ रही है, या फॉरेन टेरिटरी इंडिया से हम बाहर, जो है बेरुबारी यूनियन इंडिया के पास था, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान बोल रहा था कि नहीं ये हमारी है। तो अब यहाँ पे अगर हम बेरुबारी यूनियन का एरिया ईस्ट पाकिस्तान को दे रहे हैं तो हमारा एरिया डिमिनिश हो रहा है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि अगर हम बेरुबारी यूनियन का एरिया ईस्ट पाकिस्तान को दे रहे हैं, प्रेजेंट डे बांग्लादेश को दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो अमेंडमेंट होगी ना, ये फॉर्मल 368 के अंदर अमेंडमेंट होगी। यहाँ पे चेंजेस जो होगी ये ऑर्डिनरी लीगल प्रोसेस के थ्रू नहीं होगी, सिंपल मेजॉरिटी से चेंजेस नहीं करी जाएगी, क्योंकि हम जो बेरुबारी यूनियन का एरिया है वो दूसरी कंट्री को दे रहे हैं, किसी फॉरेन टेरिटरी को दे रहे हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 1960 के अंदर फिर अमेंडमेंट जो थी प्रपोज करी थी, और पार्लियामेंट में वो अमेंडमेंट पास भी हो गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट का यही ओपिनियन था कि फॉर्मल अमेंडमेंट करो, जो एरिया है वो उनको दे दो। तो 1960 में फिर ये अमेंडमेंट हुई थी, नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब इस अमेंडमेंट को लेकर भी कुछ पॉलिटिकल इश्यूज आए, लिटिगेशंस आई, लेकिन एट द एंड हुआ क्या कि जो बेरुबारी यूनियन था, बेरुबारी यूनियन का जो एरिया था उसको लेकर सेटलमेंट क्या हुई कि आधा एरिया जाएगा बांग्लादेश के पास, आधा जाएगा इंडिया के पास। हम इक्वली इस एरिया को डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोनों कंट्रीज यही क्लेम कर रही है, इंडिया बोल रहा है हमारा है, बांग्लादेश बोल रहा है हमारा है। तो इसीलिए इसको इक्वली डिवाइड करने का ये डिसीजन उस टाइम पे लिया गया, और बाद में एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो ये इक्वली डिवाइड किया गया है। तो बेरुबारी यूनियन का जो सदर्न पार्ट है, बेरुबारी यूनियन का जो साउथ वाला पार्ट है ये इंडिया के पास है, और जो नॉर्थ वाला पार्ट है, नदरन पार्ट है, ये किसके पास है, ये है बांग्लादेश के पास, बांग्लादेश के पास, राइट। तो एट प्रेजेंट बेरुबारी यूनियन की ये सिचुएशन है, ये कंडीशन है, और जो भी ये डिस्प्यूट था वो सॉर्ट आउट हो चुका है, राइट। अब उसके बाद यही इंडिया बांग्लादेश की स्टोरी को फिर से कंटिन्यू करते हैं। ये तो जो एक केस था बेरुबारी यूनियन का केस था वेस्ट बंगाल का।
तो उसके बाद 1974 के अंदर 1971 के अंदर बन जाता है बांग्लादेश। 1971 में बांग्लादेश अलग कंट्री बन जाती है। 1974 में इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है रिगार्डिंग द डिमार्केशन ऑफ लैंड बाउंड्री को लेकर, राइट, कि एग्जैक्टली जो है क्लियर कट जो लैंड बाउंड्री है कहाँ से कहाँ तक इंडिया की होगी, कहाँ से कहाँ का पार्ट बांग्लादेश का होगा। तो 1974 के अंदर ये एग्रीमेंट साइन होता है दोनों कंट्रीज के बीच में। लेकिन ये जो एग्रीमेंट है इसको रेटिफाई नहीं किया गया, क्योंकि अगर टेरिटरी ट्रांसफ़र करनी है, इंडिया का पार्ट हमें बांग्लादेश को देना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। तो इसीलिए उस टाइम पे एग्रीमेंट 74 में ये साइन हुआ था दोनों कंट्रीज़ के बीच में, लेकिन उसको रेटिफाई नहीं किया गया। तो रेटिफाई कब हुआ था, रेटिफाई अब जाकर हुआ है 2011 के अंदर। अगेन फिर से 1974 का जो इशू था इसको फिर से डिस्कस किया गया, इस पे प्रोटोकॉल साइन हुए और 2015 में जाकर जो टेरिटरीज थी हमने वापस करी और वापस ली, राइट। तो यहाँ भी इस पैराग्राफ में वही है कि डिमार्केशन को लेकर जो भी इश्यूज थे उन इश्यूज को दोबारा फिर से डिस्कस किया गया 2011 के अंदर। उन इस इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए प्रोटोकॉल साइन किया गया। अब ये जो प्रोटोकॉल साइन हुआ है 2011 के अंदर, ये प्रोटोकॉल किस बेसिस पे साइन हुआ था, जो 74 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट इंडिया एंड बांग्लादेश का था। तो 1974 का जो एग्रीमेंट था उसी को लेकर ये जो प्रोटोकॉल था ये 2011 में साइन किया गया और 2015 के अंदर फिर टेरिटरी ट्रांसफ़र करी गई, जिसमें से 111 टेरिटरीज बांग्लादेश को दी गई और 51 टेरिटरीज बांग्लादेश ने इंडिया को वापस करी थी, राइट। और जो प्रोटोकॉल साइन हुआ था अगेन कंसर्न स्टेट की जो गवर्नमेंट है उनके सपोर्ट के साथ ही ये प्रोटोकॉल बनाया गया था। कौन सी 4 स्टेट्स में चेंजेस आई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इंडिपेंडेंस से लेकर 1947 से लेकर अब तक स्टेट्स के अंदर या यूनियन टेरिटरीज के अंदर क्या क्या चेंजेस आई। इनिशियली 47 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो उस टाइम पे कौन कौन सी स्टेट्स एग्जिस्ट करती थी, तो पूरी की पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री यहाँ पे हम देखेंगे। हेडिंग क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स कौन सी थी, प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट्स थी जो प्रिंस के कंट्रोल के अंदर थी, जिसमें पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो प्रिंस का था। ब्रिटिश पैरामाउंसी थी लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो उस पर्टिकुलर रूलर के हाथ में होता था, राइट। तो किस तरह से प्रिंसली स्टेट्स की इंटीग्रेशन हुई, तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो इंडिया का पॉलिटिकल यूनिट था उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। एक तो थे ब्रिटिश प्रोविंस जिस पे डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल है। सेकंड आते थे प्रिंसली स्टेट्स जिन पे ब्रिटिश क्राउन की तो पैरामाउंसी है, लेकिन वो जो वहाँ पे जो रूल हुआ करता था वो किसी प्रिंस का या किसी रूलर का रूल हुआ करता था, राइट। अब 1947 के अंदर आया इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ था, क्या प्रोविजन दिया गया था, इंडिया को 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया। एक बन गया डोमिनियन ऑफ इंडिया, दूसरा बन गया डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में पार्टीशन की बात हुई, इंडिया और पाकिस्तान 2 कंट्रीज बनाई जाएंगी। उसके बाद तीसरे बचे प्रिंसली स्टेट्स। अब ये जो इंडिया पाकिस्तान बना था ये कहाँ से बना था, ये ब्रिटिश प्रोविंस से। जो ब्रिटिश प्रोविंस था इंडिपेंडेंस एक्ट में लिखा, क्या लिखा कि ब्रिटिश प्रोविंस से एक बनेगा डोमिनियन ऑफ इंडिया और दूसरा बनेगा डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। तो ये कहाँ से अराइज होते हैं, ब्रिटिश प्रोविंस से। अब तीसरा पीछे बच गई प्रिंसली स्टेट्स। अब प्रिंसली स्टेट्स को यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए गए, एक तो वो इंडिया को ज्वाइन कर सकती है, दूसरा प्रिंसली स्टेट्स पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकती है, थर्ड ऑप्शन दिया गया कि अगर उन्होंने इंडिपेंडेंट रहना है तो इंडिपेंडेंट भी रह सकती है। तो उस टाइम पे टोटल 552 प्रिंसली स्टेट्स थी। कितनी थी, 552 प्रिंसली स्टेट्स थी। और इन 552 प्रिंसली स्टेट्स में से जो 549 प्रिंसली स्टेट्स थी उन्होंने बोला कि यस हम इंडिया को ज्वाइन करेंगे। तो पीछे बची 3 प्रिंसली स्टेट्स। अब ये जो 3 प्रिंसली स्टेट्स थी ये इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी, ये कहते थे कि हमें इंडिपेंडेंट रहना है। तो 3 प्रिंसली स्टेट्स कौन सी थी, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर। इन तीनों को इंडिपेंडेंट रहना था, इन्होंने बोला कि हमें इंडिया को ज्वाइन
नहीं करना है। लेकिन धीरे धीरे ये तीनों की तीनों जो प्रिंसली स्टेट्स थी ये भी इंडिया का पार्ट बनी। कैसे बनी? हैदराबाद पुलिस एक्शन के थ्रू इंडिया का पार्ट बना। जूनागढ़ रेफरेंडम के थ्रू इंडिया का पार्ट बना। रेफरेंडम में क्या होता है? रेफरेंडम में पब्लिक ओपिनियन लिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है? पब्लिक ओपिनियन लिया जाता है। पब्लिक ओपिनियन में क्या होता है? वोटिंग होती है, जिसमें लोगों को ऑप्शन दिया जाता है कि आपको इंडिपेंडेंट रहना है, इंडिया का पार्ट बनना है, पाकिस्तान का जो भी है। तो उसमें जो वोटिंग हुई थी, वो मैक्सिमम जो वोटिंग थी वो इंडिया के फेवर में थी, जिसके चलते हुए जो जूनागढ़ था वो भी इंडिया का पार्ट बन गया। फिर थर्ड बात आती है कश्मीर की। कश्मीर इंडिया का पार्ट बना था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के थ्रू। वही आपने स्टोरी सुनी होगी कि कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, तो पाकिस्तान ने कश्मीर पे अटैक करा, उनके पास आर्मी इतनी नहीं थी, जिसके चलते हुए इन्होंने इंडिया की रिक्वेस्ट करी, जवाहरलाल नेहरू जी की रिक्वेस्ट करी, इन्होंने इंडिया वालों ने आर्मी भेजी और एट द एंड जो कश्मीर था वो इंडिया का पार्ट बन गया थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। राइट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन क्या होता है? ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसपे दोनों के साइन हुए थे, तो जिसके चलते हुए कश्मीर इंडिया का पार्ट बना। 1950 के अंदर, ये कहानी थी 1947 की, जब पार्टीशन हुई थी, प्रिंसली स्टेट्स किस तरह से इंडिया का पार्ट बनी थी। उसके बाद 1950 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उन्होंने स्टेट्स की चार तरह से क्लासिफिकेशन करी। एक आती है पार्ट ए स्टेट्स, दूसरी पार्ट बी, तीसरी पार्ट सी और चौथी आ गई पार्ट डी टेरिटरीज। टोटल मिला के जो स्टेट्स आती है इन चारों पार्ट्स की, वो बन गई 29 स्टेट्स। 29। अब पार्ट ए के अंदर कौन सी स्टेट्स थी? पार्ट ए के अंदर वो स्टेट्स थी जिन पे गवर्नर का रूल हुआ करता था। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे जिन स्टेट्स पे गवर्नर का रूल था, उन स्टेट्स को डाल दिया पार्ट ए की कैटेगरी में। ये टोटल कितनी स्टेट्स थी? ये टोटल 9 स्टेट्स आती है पार्ट ए के अंदर। पार्ट बी के अंदर भी 9 स्टेट्स आती है। पार्ट बी में वो स्टेट्स आई जो प्रिंसली स्टेट्स थी। राइट, प्रिंसली स्टेट्स पार्ट बी में आ गई। फिर पार्ट सी के अंदर कौन सी स्टेट आ गई? जिन पे डायरेक्ट ब्रिटिश का कंट्रोल था। राइट, सेंट्रली जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो ब्रिटिशर्स की थी। तो पार्ट सी में आ जाती है टोटल 10 स्टेट्स। राइट, और लास्ट में आती है टेरिटरी। टेरिटरी को डाला गया पार्ट डी के अंदर, जो अकेली रहती है, किसी से के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो कौन सी टेरिटरी थी ये? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये एक ही टेरिटरी थी। राइट, तो टोटल ये कितना हो गया? 28 ये स्टेट्स हो गई और एक टेरिटरी हो गई। टोटल नंबर हो गया 29। अब कौन कौन सी स्टेट्स है जो पार्ट ए में आती है, कौन सी बी में आती है, कौन सी सी में, कौन सी डी में, वो पूरी के पूरे नाम यहाँ पे लिख रखे हैं। इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप पढ़ सकते हो। जैसे पार्ट ए में कौन सी स्टेट्स थी? असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस एंड वेस्ट बंगाल। ये 9 स्टेट्स आ गई पार्ट ए में। पार्ट बी में हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन एंड विंध्य प्रदेश। ये 9 स्टेट्स बी में आ गई। ये पार्ट ए वाली स्टेट्स पे किसका रूल था? जो गवर्नर का रूल था। राइट, पार्ट बी वाली जो प्रिंसली स्टेट्स थी। राइट, तो पार्ट सी में जिन पे डायरेक्ट ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, जो डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर थी, ये कौन सी स्टेट्स है? ये टोटल 10 स्टेट्स है। अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर एंड त्रिपुरा। पार्ट डी जो इंडिपेंडेंट स्टेट थी, अंडमान एंड निकोबार, ये कौन सी थी? ये टेरिटरी थी। राइट, तो टोटल कितना हो गया ये नंबर? टोटल नंबर हो गया 29। एंड जेवीपी कमेटी। लास्ट हमने क्या देखा था? लास्ट हमने देखा था कि 1947 में स्टेट्स की जो रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी, तो वहाँ पे जो स्टेट्स थी उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, क्लासिफाई किया गया था। जिसमें कौन कौन सी स्टेट्स आती थी यहाँ पे? पार्ट ए स्टेट्स, पार्ट बी स्टेट्स, सी एंड डी। ए वो स्टेट्स थी जहाँ पे गवर्नर का रूल था। बी प्रिंसली स्टेट्स आ गई थी। सी में कौन सी स्टेट्स थी? जहाँ पे डायरेक्टली ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। और डी में आ गई थी यूनियन टेरिटरी, अंडमान एंड निकोबार वाली। राइट, तो टोटल यहाँ पे जो स्टेट्स बनी थी वो थी 29। राइट, 28 स्टेट्स, एक यूनियन टेरिटरी यहाँ पे बनाई गई थी। पार्ट ए में 9 स्टेट्स थी, बी में 9 थी, सी में 10 थी, डी में 8 थी। राइट, तो टोटल 29 जो थे पार्ट्स बनाए गए थे। तो उसके आगे की आज हम कहानी को डिस्कस करेंगे, जिसमें आता है धार कमीशन एंड जेवीपी कमेटी।
राइट। अब यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स की इंटीग्रेशन किस तरह से हुई थी इंडिया के साथ। अब प्रिंसली स्टेट्स की जो इंटीग्रेशन हुई थी वो हुई थी एड हॉक अरेंजमेंट। एड हॉक अरेंजमेंट मींस एग्रीमेंट के थ्रू वो इंडिया में आई थी जो प्रिंसली स्टेट्स थी। अब यहाँ पे उनकी क्या डिमांड है प्रिंसली स्टेट्स की, प्रिंसली स्टेट्स की डिमांड है कि हमें जो है पर्टिकुलरली जो साउथ इंडिया में थी उनकी ये डिमांड्स थी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाए। तो यहाँ पे क्या डिमांड आ रही है कि लिंग्विस्टिक बेस पे जो स्टेट्स है उनको रीऑर्गेनाइज किया जाए, पर्टिकुलरली साउथ इंडिया की जो स्टेट्स थी उनकी डिमांड रखी हुई थी। राइट। तो अब 1947 में ये स्टेट्स वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन में थी ये फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन करी गई थी स्टेट की। तो उसके बाद जून 1948 के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अपॉइंट करा लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन। राइट, क्योंकि अब डिमांड आ रही है ना कि लैंग्वेज के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन करी जाए। तो उसी डिमांड को देखते हुए जून 1948 में हमारी सरकार ने अपॉइंट करा लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, जिसके चेयरमैन थे एस के धार चेयरमैन थे, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा धार कमीशन। अब धार कमीशन अपॉइंट किया गया था टू एग्जामिन द फिजिबिलिटी कि क्या ये सही है लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना, क्या ये सही है इनका मुद्दा। तो इसी को एग्जामिन करने के बाद इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी वो सबमिट करी दिसंबर 1948 में। जून 1948 में ये कमीशन बना था, दिसंबर 1948 में सेम ईयर दिसंबर के अंदर इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। तो रिपोर्ट में इन्होंने क्या रिकमेंडेशन कर दी, इन्होंने बोला कि यस रीऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन जो होनी चाहिए वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। राइट, रीऑर्गेनाइजेशन हमें करनी है, वो क्यों करनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो पाए स्टेट्स की, तो इसलिए हमें स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन करने की ज़रूरत है, ना कि लिंग्विस्टिक फैक्टर के लिए। लैंग्वेज के लिए स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। तो लैंग्वेज वाला जो यहाँ पे इशू था इसको धार कमीशन ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए उसको बेस बनाकर हम स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे। राइट। तो अब इससे क्या हुआ, इससे वही लोगों के बीच में रिसेंटमेंट आया, गुस्सा आया, डिसएग्री कर रहे थे, जिसके चलते हुए दिसंबर 1948 में ये रिपोर्ट सबमिट हुई थी जिसमें बोला गया कि नहीं, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। तो इसीलिए फिर सेम दिसंबर 1948 में ही एक और लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी जो थी वो अपॉइंट करी गई। अब अगेन ये कमेटी क्यों अपॉइंट करी थी, इसी को ही फिर से एग्जामिन करने के लिए, यही जो क्वेश्चन था लिंग्विस्टिक बेसिस वाला, इसको एग्जामिन करने के लिए लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी आई थी जिसका नाम था जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी क्यों नाम पड़ा, क्योंकि जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पिताजी सीता रमैया, तो इन तीनों की ये कमेटी थी। अब ये जो कमेटी बनाई गई थी इसके कोई भी चेयरमैन या कन्वीनर नहीं थे। अब कमेटी बनी दिसंबर 1948 में, इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी अप्रैल 1949 के अंदर। अगेन सेम रिजल्ट निकला, रिकमेंडेशन आई, इन्होंने भी साफ मना कर दिया, नो, लैंग्वेज के बेसिस पे हम स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर दिया। लेकिन फोर्सफुली जो हमारी सरकार थी उनको अक्टूबर 1953 के अंदर आंध्र प्रदेश को इंडिया का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना पड़ा, क्योंकि जो मद्रास स्टेट थी, मद्रास स्टेट के अंदर जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया था वो एरिया अलग करके इन्होंने आंध्र प्रदेश एक स्टेट बना दी 1953 के अंदर। अब फोर्सफुली क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो आंध्र प्रदेश में जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया था वहाँ पे एक बहुत ही फेमस कांग्रेस पर्सनालिटी थी जिनका नाम था पोती श्रीरामुलु जी। इनको फादर ऑफ आंध्र प्रदेश भी बोला जाता है, तो इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ आंध्र प्रदेश। अब ये जो थे ये चले गए हंगर स्ट्राइक पे। राइट, 56 डेज हंगर स्ट्राइक पे ये गए, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है 1952 के अंदर, जिसके चलते हुए फोर्सफुली हमारी सरकार को 1953 में आंध्र प्रदेश को पहली लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना पड़ा। एजिटेशन चल रहा था तो उसको रोकने के लिए उनकी थोड़ी बहुत डिमांड्स
माननी पड़ी हमारी सरकार को और आंध्रा बनी इंडिया की पहली लिंग्विस्टिक स्टेट 1953 में। राइट, तो याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। इंडिया की पहली लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सी है? आंध्र प्रदेश। कब बनी थी? 1953 में। फादर ऑफ आंध्र प्रदेश पोटी श्रीरामुलु जी। राइट, अब उसके बाद आता है फैसल अली कमीशन। अब आंध्र प्रदेश तो बन गई स्टेट, लैंग्वेज के बेसिस पे इसको स्टेट बना दिया। अब जो बाकी के रीजन है वो भी बोल रहे हैं कि ठीक है, आप आंध्रा को लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना सकते हो, तो हमारे यहाँ पे हमारे भी अलग स्टेट होनी चाहिए लिंग्विस्टिक बेसिस पे। बाकी की जो रीजन है वो भी डिमांड कर रहे हैं। तो इसके चलते हुए फिर से एक कमीशन आया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। 3 मेंबर का ये कमीशन दिसंबर 1953 के अंदर अपॉइंट किया गया, जिसके चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन थे फैजल अली, इसके चेयरमैन थे, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा फैजल अली कमीशन। तो यही सेम क्वेश्चन के लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, सेम क्वेश्चन को यहाँ पे री एग्जामिन किया गया। अब ये तीसरा कमीशन है। सबसे पहले धार कमीशन आया, फिर जेवीपी कमेटी आई, उसके बाद तीसरा ये फैजल अली कमीशन आया। पहले जो धार कमेटी धार कमीशन और जेवीपी कमेटी आई थी उन्होंने तो मना कर दिया था, लेकिन जो फैजल अली कमीशन आया ये मान गया। राइट, 3 मेंबर का कमीशन था, चेयरमैन थे फैजल अली, बाकी के 2 मेंबर कौन थे? के एम पानीकर एंड एच एन कुंद्रू। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कब करी थी? सितंबर 1955 में। 53 में, दिसंबर 1953 में ये कमीशन बना था और रिपोर्ट आई सितंबर 1955 के अंदर, अप्रॉक्सीमेटली 2 साल के बाद। यहाँ पे जो रिपोर्ट इन्होंने दी, इन्होंने यस बोल दिया, इन्होंने यस बोल दिया कि यस, लैंग्वेज के बेसिस पे आप स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो, एक्सेप्ट कर लिया इस बात को। लेकिन जो पहले लोगों की थ्योरी थी वन लैंग्वेज वन स्टेट वाली, अब पहले जो उस टाइम पे मुद्दा खड़ा हुआ था 1948 में, वन लैंग्वेज वन स्टेट का था, तो वो जो इनका थ्योरी थी इसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं होगा, हाँ लैंग्वेज के बेस पे आप स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर सकते हो। अब इनका ये भी एक व्यू पॉइंट था कि आप स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो तो इंडिया की यूनिटी को भी ध्यान में रखना है। राइट, प्राइमरी कंसिडरेशन होनी चाहिए इंडिया की यूनिटी की भी। तो उसी के बेसिस पे इंडिया के जो पॉलिटिकल यूनिट्स थे उनको रीड्रॉ किया जाएगा। राइट, तो यहाँ पे मेजर 4 फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए जिनके बेसिस पे फिर स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन करी गई थी उसके बाद। राइट, 4 फैक्टर्स कौन से हैं? सबसे पहला फैक्टर है प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। अब कंट्री की यूनिटी एंड सिक्योरिटी को कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए जब आप रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो। तो कंट्री की यूनिटी एंड सिक्योरिटी को प्रिजर्व और स्ट्रेंथन करना है स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी हो सकती है, ठीक है, सेम लैंग्वेज सेम कल्चर के लोग वहाँ पे होने चाहिए जो आप स्टेट बना रहे हो। फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन। अब वो जो एरिया है वो फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली वो अपने आप को मैनेज कर पाए, उसके अकॉर्डिंग ही आप स्टेट जो है उसको बना सकते हो। प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज ऑफ द नेशन एज अ होल। स्टेट में लोगों के वेलफेयर को भी कंसिडर करना है, तो उसी के बेसिस पे जो स्टेट्स है उनको रीऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। तो अब ये जो कमीशन आया था, कमीशन की जो भी सजेशंस थी उनको मानी, और उसके बाद जो पहले 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन करी थी, 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन कौन सी थी? पार्ट ए, बी, सी और डी स्टेट्स जो पहले बनाई गई थी, कब बनाई थी? ये 1947 में। तो ये जो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन थी इसको खत्म कर दिया गया। राइट, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन थी, इसको खत्म कर दिया गया। और बाद में 16 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई यहाँ पे। ये जो फैजल अली कमीशन आया था, इस कमीशन के बाद 16 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज यहाँ पे बनाई गई थी। राइट, और इसको जो भी इसमें कुछ माइनर जो थी मॉडिफिकेशंस भी करी थी हमारी गवर्नमेंट ने, जो भी इनकी रिकमेंडेशन आई थी फैजल अली कमीशन की, थोड़ी बहुत चेंजेस करने के बाद उसको मान लिया और उसके बाद बनी 16 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज। राइट,
अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 के अंदर, सितंबर 1955 में रिपोर्ट्स आई थी, फिर उसको कंसिडर किया गवर्नमेंट ने, थोड़ी बहुत उसमें मॉडिफिकेशंस करी और उसके बाद बनता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। और इसके साथ ही अमेंडमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 आता है। अब ये जो अमेंडमेंट हुई थी, 7th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1956 का, इसमें इन्होंने क्या किया, पार्ट ए और पार्ट बी की स्टेट्स जो थी उनको अलग अलग कर दिया, पार्ट सी की जो स्टेट्स थी उनको इन्होंने खत्म ही कर दिया। पार्ट सी की जो स्टेट्स थी उनको खत्म कैसे करा, उनको आसपास की जो स्टेट्स थी उनके साथ मर्ज कर दिया, और कुछ जो स्टेट्स थी उनको यूनियन टेरिटरी बना दिया, राइट। पार्ट ए बी की जो स्टेट्स थी उनको इन्होंने, जैसे पहले पार्ट ए माना जाता था ये वाला एरिया पार्ट बी है, पहले क्या था, जैसे ये वाला एरिया पार्ट ए का है ये बी का है, तो ये पार्ट ए बी वाला जो मुद्दा था ये खत्म कर दिया, इसको इन्होंने एक ही कर दिया। और पार्ट सी की जो स्टेट्स थी, जैसे ये स्टेट्स पार्ट सी की है, तो इसको इन्होंने साथ वाली स्टेट्स के साथ ऐसे मर्ज कर दिया, कुछ जो स्टेट्स थी उनको इन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दिया, राइट। तो कुल मिलाकर 1 नवंबर 1956 के अंदर बनी 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज, राइट। 1 नवंबर 1956 को। अब कौन कौन सी स्टेट्स है, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज है, वो वहाँ पे लिखी हुई है, ये सारी की सारी स्टेट्स है जो 1956 में बनी थी 1 नवंबर 1956 को। ये आ गई 6 यूनियन टेरिटरीज, 6 यूनियन टेरिटरीज, ये 14 स्टेट्स है। कौन कौन सी है, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूरू, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। यूनियन टेरिटरीज कौन सी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सेकंड है दिल्ली, थर्ड है हिमाचल प्रदेश, फोर्थ है लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमानदीवी, फिफ्थ है मणिपुर एंड सिक्स्थ है त्रिपुरा। ये 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी। कब एग्जिस्टेंस में आई थी, 1 नवंबर 1956 को, राइट। अब जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था उसके थ्रू जो केरला स्टेट बनी थी, कौन कौन सी स्टेट्स को मर्ज करने के बाद बनी थी, केरला स्टेट बनी थी, त्रावणकोर कोचीन स्टेट को मर्ज किया गया मद्रास के मलबार डिस्ट्रिक्ट के साथ, एंड साउथ कैनरा के कासरगोड वाला जो रीजन था, दक्षिण कन्नड़ वाला जो रीजन था, तो इन सब को इकट्ठा करके क्या बना दिया गया, केरला बना दिया गया। उसके बाद जो हैदराबाद का तेलुगु स्पीकिंग एरिया था उसको आंध्रा के साथ मर्ज कर दिया गया और आंध्र प्रदेश स्टेट बना दी गई, राइट। अब पहले जो था, अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि आंध्र प्रदेश जो स्टेट थी वो 1953 में एग्जिस्टेंस में आई या 1956 में। आंध्र प्रदेश जो स्टेट थी वो 1956 में बनी थी। 1953 के अंदर मद्रास का जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया था, राइट, जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया था उसको अलग कर दिया गया था, अलग करके आंध्रा बना दिया उसका। लेकिन एज ए स्टेट ऑफिशियली अगर हम बात करें तो वो 1956 में एग्जिस्टेंस में आई थी, राइट, क्योंकि हैदराबाद का भी जो तेलुगु स्पीकिंग थोड़ा बहुत एरिया था उसको इसमें मर्ज कर दिया गया था। फर्दर मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल को इकट्ठा करके बना दिया गया मध्य प्रदेश। सौराष्ट्र स्टेट और कच्छ को इकट्ठा करके बॉम्बे स्टेट बना दिया। कुर्ग का मैसूर स्टेट बना दिया। पेप्सू रीजन जो था पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इसका बना दिया पंजाब, और अजमेर का बना दिया राजस्थान, राइट। और जो लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीनदीवी आइलैंड्स थे इनको मद्रास स्टेट से अलग करके यूनियन टेरिटरी बना दिया, राइट। अब इसके बाद ये जो कहानी है यहाँ तक की, ये कब तक की है, ये है 1956 तक की। 1956 तक जितनी भी स्टेट्स बनी थी। अब 56 के बाद और स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आई, कब कौन सी स्टेट बनी, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। And union territories created after 1956. अब 1956 में अगर हम बात करें तो उसके बाद 1956 तक तो हमने देख लिया कि 14 स्टेट्स हैं। अब यहाँ पे 1956 तक हमारे पास 14 स्टेट्स है और 6
यूनियन टेरिटरीज है, राइट। अब इसके बाद भी लार्ज स्केल पे स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन हुई। धीरे धीरे हर 3-4-5 साल बाद इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप था वो चेंज हो रहा था। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था, एक तो बहुत सारी एजिटेशन चल रही थी लोगों की। अब किसी भी स्टेट के जो लोग थे उनको लग रहा था कि यहाँ पे कल्चरल जो है, अलग अलग कल्चर के लोग रह रहे हैं या अलग अलग लैंग्वेज के हैं, तो वो आ जाते थे कि नहीं, हमारी लैंग्वेज को इस स्टेट में इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही या हमारे कल्चर को इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही, तो हमारा जो एरिया है उसको अलग स्टेट बनाया जाए। तो इसको लेकर एजिटेशन चल रही थी। कुछ पॉलिटिकल कंडीशंस को देखते हुए कंटिन्यूसली हमारा जो इंडिया का पॉलिटिकल मैप था वो चेंज होता रहा। अलग अलग स्टेट्स जो है वो एग्जिस्टेंस में आती रही। बहुत सारे रीजन है, कौन सी स्टेट किस रीजन से बनी वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, राइट। तो धीरे धीरे अब लैंग्वेज के बेसिस पे कोई कुछ स्टेट्स बन रही है, कुछ स्टेट जो है कल्चरल होमोजेनिटी के बेसिस पे बन रही है, कुछ एग्जिस्टिंग स्टेट्स थी पहले से ही, उनकी बाइफर्केशन हो रही है, 1 से 2, 3, 4 स्टेट्स बन रही है। तो ये कैसे एग्जिस्टेंस में आई उसको हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र एंड गुजरात की बात करते हैं। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। उसके बाद 1960 में गुजरात स्टेट बनाई गई, राइट। अब तक हमने देखा 1956 से पहले टोटल कितनी स्टेट्स थी? टोटल 14 स्टेट्स थी। तो 15th स्टेट कौन सी बनी? गुजरात, राइट। जो गुजरात थी ये 15th स्टेट बनी थी। अब पहले जो महाराष्ट्र एंड गुजरात वाला रीजन था ये एक ही था और इसका नाम क्या था? बॉम्बे। और ये जो स्टेट थी ये बाइलिंगुअल स्टेट थी। एक तो मराठी स्पीकिंग लोग यहाँ पे रह रहे थे, एक गुजराती स्पीकिंग लोग रह रहे थे यहाँ पे बॉम्बे स्टेट के अंदर। तो इस स्टेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। मराठी स्पीकिंग लोग जो थे उनको अलग एक स्टेट बना दिया गया और जो गुजराती स्पीकिंग थे उनकी अलग स्टेट बना दी। जो मराठी स्पीकिंग थे वो आ गए महाराष्ट्र में और जो गुजराती स्पीकिंग थे वो गुजरात में आ गए। बॉम्बे ही था, बॉम्बे का नाम बदलकर ये महाराष्ट्र पड़ गया, राइट। तो मराठी स्पीकिंग महाराष्ट्र में आ गए और गुजरात बन गई इंडियन यूनियन की 15th स्टेट। अब 15th स्टेट कौन सी थी? गुजरात। कब बनी? 1960 में, राइट। अब जो यहाँ पे हम स्टेट्स देख रहे हैं ना, ये आप मैप पे विजुअलाइज करते चलोगे, राइट। तो यहाँ पे इंडिया का मैप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये गुजरात आ जाता है, यहाँ पे महाराष्ट्र वाला एरिया है। तो पहले क्या था? पहले ये पूरा का पूरा एरिया एक ही था, बाद में इसको अलग कर दिया गया। गुजरात अलग स्टेट बना दिया, महाराष्ट्र अलग बन गया मराठी स्पीकिंग वाले, राइट। उसके बाद हम चलते हैं दादर एंड नगर हवेली। अब दादर एंड नगर हवेली पे कौन सी कंट्री का रूल था? पोर्चुगीज का रूल था, राइट। 1954 में लिबरेशन हो गई। जो दादर एंड नगर हवेली थी इसको पोर्चुगीज छोड़कर चले गए। लेकिन 1954 से लेकर 1961 तक जो दादर एंड नगर हवेली की एडमिनिस्ट्रेशन थी इसको कौन देख रहा था? जो वहां के लोग थे वो खुद ही देख रहे थे। इंडिया जो था वो इसको कंट्रोल नहीं कर रहा था। 54 से 61 तक इसकी एडमिनिस्ट्रेशन यहीं के लोग चला रहे थे। बाद में इसको 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1961 के थ्रू इसको कन्वर्ट कर दिया गया यूनियन टेरिटरी में, राइट। तो 1961 में जो दादर एंड नगर हवेली थी ये क्या बन गया? ये बन गई यूनियन टेरिटरी। महाराष्ट्र गुजरात के पास ही ये आ जाता है, राइट। तो 61 में 15th स्टेट बनी गुजरात। उसके बाद एग्जिस्टेंस में आई 61 में यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नगर हवेली, राइट। बाद में फिर यही है, इसी को कंटिन्यू किया गया है। दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, राइट। दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था 2020 के अंदर और दोनों को मर्ज करके एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। कौन सा एक्ट आया था? दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 2019 के थ्रू, राइट। नेक्स्ट आता है गोवा एंड दमन एंड दीव। दादर एंड नगर हवेली 61 में ये इंडिया का पार्ट बनी, यूनियन टेरिटरी बनी, राइट। इंडिया का पार्ट 54 में ही इसको लिबरेशन तो खैर मिल चुकी थी, लेकिन 61 में ये यूनियन टेरिटरी बनी थी फॉर्मली, राइट। क्योंकि तब तक 54 से 61 तक एडमिनिस्ट्रेशन वहां के लोगों के हाथ में ही थी। तो यूनियन टेरिटरी ये 61 में बनी थी। नेक्स्ट चलते हैं गोवा एंड दमन एंड दीव पे।
अब पोर्चुगीज की ये जो तीनों टेरिटरीज थी ये इंडिया ने एक्वायर करी थी बाय द मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन के थ्रू हमने इनको इंडिया का पार्ट बनाया 1961 के अंदर, राइट। अमेंडमेंट कौन सी हुई थी, यहाँ पे अमेंडमेंट हुई थी 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962, राइट। अब उसके बाद अब यहाँ पे जो गोवा एंड दमन दीव था ना, ये क्या बना, ये बना यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे गोवा को बनाया गया था यूनियन टेरिटरी, दमन एंड दीव गोवा। अब ये सारी की सारी क्या थी, ये यूनियन टेरिटरी थी। लेकिन बाद में 87 में जो गोवा था उसको स्टेट बना दिया गया, राइट। और ये जो दमन एंड दीव थी ये अलग से यूनियन टेरिटरी रह गई। दमन एंड दीव से गोवा को अलग करके जो गोवा था उसको स्टेटहुड का जो दर्जा था वो दे दिया गया, स्टेटहुड का स्टेटस दे दिया गया। अगेन फिर ये वही कहानी है, दादरा एंड नगर, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली दोनों को मर्ज कर दिया, मर्ज करके एक ही यूनियन टेरिटरी आज की डेट में एग्जिस्ट करती है। मर्जर हुआ था 2020 के अंदर, राइट। नेक्स्ट है पुदुचेरी। पुदुचेरी जो थी ये किसके अंडर आती थी, ये फ्रेंच के अंडर आती थी, तो ये फॉर्मर फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट थी। अब पुदुचेरी के जो है अलग अलग पार्ट्स थे, पुदुचेरी, क्राइकल, माहे एंड यनम। अब फ्रेंच ने ये जो पुदुचेरी का एरिया था ये इंडिया को कब हैंड ओवर करा था, ये दिया था 1954 के अंदर, राइट। तो वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रही थी वो एज ए एक्वायर्ड टेरिटरी चली टिल 1962। अब 1954 में फ्रेंच ने इंडिया को टेरिटरी दे दी, लेकिन एज ए एक्वायर्ड टेरिटरी कंट्रोल उनका ही रहा टिल 1962। और 1962 के अंदर 14th अमेंडमेंट हुई जिसके थ्रू इसको पुदुचेरी को क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, राइट। तो पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी कब बनी थी, 1962 के अंदर। फिर नेक्स्ट आती है नागालैंड। अब हमने पहले 14 स्टेट्स पढ़ी थी, तो वहां पे अगर आपने ध्यान से उन स्टेट्स को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन था ना, तो नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ एक ही स्टेट हमने पढ़ी थी, वो थी असम स्टेट, राइट। तो नॉर्थ ईस्ट में मोस्टली जो थी, एक तो असम स्टेट थी, दूसरी 2 यूनियन टेरिटरीज वहां पे नॉर्थ ईस्ट में बनाई गई थी, राइट। तो स्टेट एक ही थी नॉर्थ ईस्ट में। तो जो नागालैंड है, नागालैंड कब एग्जिस्टेंस में आया, 1963 के अंदर नागालैंड जो था वो एग्जिस्टेंस में आया। पहले ये असम का पार्ट था क्योंकि स्टेट ही एक थी, असम ही थी, बाकी की 2 यूनियन टेरिटरीज हमने पढ़ी है नॉर्थ ईस्ट की। तो 1963 में जो नागालैंड थी वो बनाई गई, क्योंकि असम के अंदर एक एरिया था नागा हिल्स वाला और दूसरा था त्यूनसांग एरिया। अब ये जो एरिया था वहां पे चली मूवमेंट, नागास की मूवमेंट चली, और उस मूवमेंट के बाद जो नागालैंड थी उसको 16th स्टेट बनाया गया। तो नागालैंड कौन सी स्टेट से अलग हुई है, असम से अलग हुई है, राइट। तो कब हुई है, 1963 में। अब पहले जो असम था 1961 में, जो असम था, असम पे कंट्रोल किसका था, जो नागालैंड था, नागालैंड पे कंट्रोल किसका था, नागालैंड पे कंट्रोल था असम के गवर्नर का 1961 के अंदर। लेकिन बाद में 63 में इसको प्रॉपर एक स्टेट का दर्जा दे दिया गया, एक स्टेट का स्टेटस दे दिया गया, और इसको बनाया गया इंडिया की 16th स्टेट, राइट। अब नागालैंड के बाद 3 साल बाद फिर से चेंज आता है हमारे पॉलिटिकल मैप में। कौन कौन सी स्टेट्स बनती है 1966 में, हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश। पहले ये जो एरिया था हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश का, ये पंजाब में ही आता था। तो 1966 के अंदर जो स्टेट ऑफ पंजाब है उसको बाइफरकेट करके उसमें से हरियाणा स्टेट अलग से निकाली जाती है। अब 16th स्टेट बनी थी नागालैंड, 17th स्टेट बनती है हरियाणा। 17th स्टेट कौन सी बनती है, हरियाणा, राइट। तो हरियाणा कौन सी है, 17th स्टेट है। तो हरियाणा का ये एक डंडा ऐसे रहेगा, दूसरा भी ऐसे रहेगा, इसको ऊपर कर दोगे तो 17 बन जाएगा। तो हरियाणा कौन सी स्टेट बनी है, 17th स्टेट बनी है, राइट। और इसके साथ साथ चंडीगढ़ को बना दिया गया यूनियन टेरिटरी। अब उसके बाद फिर डिमांड आई सिख होमलैंड की, पंजाबी सूबा बनाने की। जो अकाली दल थे उनके जो लीडर थे मास्टर तारा सिंह, उन्होंने ये डिमांड रखी कि पंजाबी सूबा अलग से होना चाहिए, एक सिख होमलैंड जो है अलग से स्टेट होनी चाहिए। तो वहां पे
फिर से जो पंजाब था उसकी बाइफर्केशन हुई। अब इसी के लिए 1966 में शाह कमीशन आया। अब देखो पंजाब में से हरियाणा अलग हो चुका है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी बन चुका है, राइट। तो 1966 में आता है शाह कमीशन, और शाह कमीशन के थ्रू जो पंजाबी स्पीकिंग एरिया था वो अलग हो गया, यूनिलिंगुअल स्टेट बन गई पंजाब, और जो हिंदी स्पीकिंग एरिया था वो बन गया हरियाणा, राइट। और जो हिल एरिया था वो बन गया हिमाचल प्रदेश। क्योंकि जो पंजाब था, पंजाब में एक तो हिंदी स्पीकिंग लोग रह रहे हैं, दूसरा पंजाब में जियोग्राफिकली अगर हम देखें तो माउंटेन्स है, हिल्स है, तो हिल्स वाला एरिया अलग करके हिमाचल बना दिया गया, हिंदी स्पीकिंग एरिया अलग करके हरियाणा बना दिया गया, और एक रह गया पीछे पंजाब, राइट। और एक यूनियन टेरिटरी निकाल के चंडीगढ़ बना दिया गया। 1971 के अंदर जो हिमाचल, अब उस टाइम पे जो हिमाचल प्रदेश बना था ना, वो हिमाचल प्रदेश स्टेट नहीं था। 1966 के अंदर जो हिमाचल प्रदेश बनाया गया था, तो उस टाइम पे हिमाचल प्रदेश को क्या बनाया गया था, यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। लेकिन बाद में 1971 के अंदर हिमाचल प्रदेश को स्टेट का स्टेटस दे दिया गया, राइट। तो 1971 में जो हिमाचल प्रदेश की यूनियन टेरिटरी थी उसको स्टेट का स्टेटस दे दिया गया, और ये बनी 18th स्टेट, राइट। तो 17th स्टेट कौन सी थी, हरियाणा, और 18th स्टेट कौन सी बन गई, हिमाचल प्रदेश, राइट। उसके बाद चलते हैं फिर से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय, राइट। हमने जब स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज पढ़ी थी 1956 तक की, 14 स्टेट्स 6 यूनियन टेरिटरीज, वहां पे जो 6 यूनियन टेरिटरीज थी तो वहां पे हमने नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर और त्रिपुरा को यूनियन टेरिटरीज में पढ़ा था। स्टेट एक ही थी असम, और 2 यूनियन टेरिटरी थी मणिपुर एंड त्रिपुरा। और 1972 के अंदर नॉर्थ ईस्ट का जो पॉलिटिकल मैप था उसमें मेजर चेंजेस आई। क्या मेजर चेंजेस आई, सबसे पहले जो मणिपुर एंड त्रिपुरा दोनों यूनियन टेरिटरीज, और जो सब स्टेट ऑफ मेघालय जो था उनको स्टेटस दिया गया स्टेटहुड का, राइट। कौन सा स्टेटस इनको दिया गया, स्टेटहुड का स्टेटस दिया गया। उसके बाद मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, ओरिजिनली जिनको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बोलते थे, इनको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, राइट। 1972 में क्या नॉर्थ ईस्ट में मेजर चेंजेस आए थे, सबसे पहले मणिपुर त्रिपुरा जो पहले यूनियन टेरिटरी थी इनको स्टेट बना दिया गया, मेघालय जो पहले सब स्टेट हुआ करती थी उसको स्टेट बना दिया गया, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इन दोनों को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया। अब इसके साथ ही जो नंबर ऑफ स्टेट्स थी वो कितनी हो गई, 21 हो गई। 17 हरियाणा था, 18th हिमाचल प्रदेश बना था, 19th स्टेट पर बनी मणिपुर, 20th बनी त्रिपुरा, और 21st बनी मेघालय स्टेट, राइट। तो इनिशियली 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, उस एक्ट के थ्रू जो मेघालय था उसको ऑटोनॉमस स्टेट बनाया गया, राइट। इनिशियली जो मेघालय था उसको पहले सब स्टेट का स्टेटस दिया गया था असम के अंदर ही, लेकिन बाद में जो सब स्टेट मेघालय थी उसको स्टेट बना दिया गया। 1969 में जो मेघालय थी वो सब स्टेट बनी थी, क्योंकि मेघालय असम का ही पार्ट थी, राइट। तो असम के अंदर ही मेघालय को सब स्टेट बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1969 में। लेकिन 1972 के अंदर मेघालय को सब स्टेट से स्टेट बना दिया गया, राइट। अब यहाँ पे अब 69 में सब स्टेट बनाया था, उसके बाद स्टेट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो मेघालय के लोग थे वो उससे सेटिस्फाई नहीं थे, वो चाहते थे कि जो मेघालय है उसको अलग से स्टेट बनाया जाए, राइट। और जो मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था ये भी असम का ही पार्ट थे, राइट। असम से ही अलग करके इनको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। फिर नेक्स्ट आता है सिक्किम। 1947 तक जो सिक्किम था वो एक प्रिंसली स्टेट था जिसपे चोग्याल का रूल था। सिक्किम पे किसका रूल था, चोग्याल का रूल था।
1947 के अंदर जैसे ही ब्रिटिश पैरामाउंसी लैप्स होती है, ब्रिटिशर्स इंडिया से जाते हैं, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है, तो उस टाइम पे जो सिक्किम था वो हमारे लिए एक प्रोटेक्टोरेट की तरह काम कर रहा था। अब मैप अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे नेपाल आ जाता है, राइट, तो इसके बाद यहाँ पे आ जाता है भूटान, तो यहाँ पे छोटा सा सिक्किम आता है, ये वाला पार्ट। तो जो सिक्किम था ये इंडिया के लिए एज ए प्रोटेक्टोरेट का काम कर रहा था। तो इंडिया की जो गवर्नमेंट थी वो भी सिक्किम के डिफेंस का, वहां के एक्सटर्नल अफेयर्स का, कम्युनिकेशन का पूरा ध्यान रख रही थी सिक्किम का। अब यही सब चीजें देखते हुए अब सिक्किम को लगा कि क्यों ना इंडिया का ही पार्ट बन जाए, तो इसीलिए 1974 के अंदर जो सिक्किम थी उन्होंने अपनी डिजायर एक्सप्रेस करी कि हम इंडिया का ही पार्ट बनना चाहते हैं। जिसके बाद एक अमेंडमेंट हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1974 में, जिसके अंदर जो सिक्किम थी, अब ये जो अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसी अमेंडमेंट के थ्रू जो सिक्किम थी उसको इंडिया की एक एसोसिएट स्टेट बनाया गया। अब 1974 में जो अमेंडमेंट हुई थी, 35th अमेंडमेंट हुई थी, इस अमेंडमेंट के थ्रू जो सिक्किम थी 1974 के अंदर जो सिक्किम था ये इंडिया के अंदर एक एसोसिएट स्टेट बनकर इंडिया का पार्ट बनी थी, राइट। अब इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ चेंजेस करनी पड़ी। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंजेस करनी पड़ी, एक तो नया हमने आर्टिकल ऐड किया, आर्टिकल 2A। एक हमने नया शेड्यूल ऐड करा था 1974 की बात हो रही है ये। एक हमने नया शेड्यूल ऐड करा था 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में क्या लिखा हुआ था कि जो एसोसिएट स्टेट है, एसोसिएट स्टेट की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो 10th शेड्यूल में यहाँ पे मेंशन करी गई थी। तो दो चीजें यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई, एक आर्टिकल 2A, दूसरा 10th शेड्यूल। अब ये जो इनका एक्सपेरिमेंट था एसोसिएट स्टेट वाला, अब ये अच्छे से चला नहीं, राइट, क्योंकि जो सिक्किम के लोग थे वो इससे सेटिस्फाई नहीं थे। इसीलिए 1975 के अंदर सिक्किम में हुआ रेफरेंडम। रेफरेंडम में क्या होता है, पब्लिक ओपिनियन लिया जाता है, वोटिंग होती है। अब वोटिंग में जो मोस्टली लोग थे वो इंडिया का ही पार्ट बनना चाहते थे, इंडिया का में के अंदर ही एक जो है प्रॉपर स्टेट बनना चाहते थे, इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बनना चाहते थे। तो वोटिंग के थ्रू फिर क्या हुआ, जो चोग्याल का रूल था, चोग्याल का रूल अबॉलिश किया गया उसके बाद, क्योंकि जो लोग थे वो मोस्टली चोग्याल के अगेंस्ट थे। उन्होंने बोला कि चोग्याल का रूल जो है उसको खत्म किया जाए और इंडिया का हमें पार्ट बनाया जाए। तो 1975 के अंदर फिर होती है 36th अमेंडमेंट, और 36th अमेंडमेंट के बाद जो सिक्किम था ये इंडिया का पार्ट बन गया, इंडिया की एक फुल फ्लेश्ड स्टेट बन गई। कौन सी स्टेट बनी, जो सिक्किम थी ये इंडिया की 22nd स्टेट बनी। कब बनी, 1975 के अंदर। अब जो 36th अमेंडमेंट हुई थी, इसके साथ ही इससे पहले जो आर्टिकल 2A ऐड करा था ना 35 में, इसको हमें रिपील करना पड़ गया। 2A जो था इसको रिपील कर दिया। 10th शेड्यूल जो ऐड करा था उसको भी हमने डिलीट कर दिया, रिपील कर दिया, राइट, 35th अमेंडमेंट के थ्रू ही। और क्या क्या नई चीजें ऐड हुई, ये दोनों चीजें तो हमने रिपील कर दी, राइट। नई चीजें क्या ऐड हुई, एक तो फर्स्ट शेड्यूल में चेंजेस आई, क्योंकि नई स्टेट हुई, ऐड हुई है इंडिया के अंदर, तो फर्स्ट शेड्यूल में भी उस स्टेट का नाम ऐड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट हुई। और दूसरा 4th शेड्यूल में, 4th शेड्यूल किससे रिलेट करता है, राज्यसभा की सीट्स से रिलेटेड इसमें लिखा हुआ है। तो राज्यसभा की सीट्स में भी चेंजेस हुई क्योंकि नई स्टेट इंडिया में आ रही है, राइट। तो फर्स्ट एंड 4th शेड्यूल में यहाँ पे चेंजेस हुई और एक नया आर्टिकल भी हमने ऐड करा, आर्टिकल 371F, राइट। अब इस आर्टिकल में क्या है, इस आर्टिकल के अंदर था सिक्किम की एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर कुछ स्पेशल प्रोविजंस इस आर्टिकल में मेंशन किए हुए हैं, राइट। तो फर्स्ट 4th शेड्यूल में चेंजेस आई और नया आर्टिकल ऐड हुआ, आर्टिकल 371F। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा की। 1987 के अंदर 3 नई स्टेट्स बनाई जाती है। 22nd कौन सी स्टेट थी, 22nd बनी थी हमारी सिक्किम स्टेट,
राइट। तो सिक्किम तक हम पहुंच चुके हैं 22nd स्टेट तक। उसके बाद 23rd, 4th, 5th कौन सी स्टेट है? 23rd स्टेट बनी मिजोरम, 24th बनी अरुणाचल, 23rd मिजोरम थी, 24th अरुणाचल बनी और 25th स्टेट बन गई गोवा। तो गोवा जो था, गोवा पहले क्या था? गोवा पहले यूनियन टेरिटरी था, लेकिन बाद में गोवा क्या बन गया? एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बन गया, राइट। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ मिजोरम जो था, पहले इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, बाद में इसको स्टेट बना दिया गया 1987 के अंदर, राइट। मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट के थ्रू 1986 में जो मेमोरेंडम हुआ था, उसके चलते हुए 87 में मिजोरम को स्टेट बना दिया गया, राइट। अरुणाचल प्रदेश ये भी पहले यूनियन टेरिटरी थी, 1972 से लेकर यूनियन टेरिटरी थी और 87 में इसको भी स्टेट बना दिया गया। स्टेट ऑफ गोवा, ये स्टेट जो टेरिटरी थी गोवा की, जो हमने यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा दमन दीव थी, उससे अलग करके हमने गोवा को स्टेट बना दिया, राइट। फिर नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। ये तीनों की तीनों स्टेट्स बनी 2000 के अंदर। छत्तीसगढ़ कौन सी स्टेट से अलग हुआ था? छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से और झारखंड अलग हुआ था बिहार स्टेट से। तो इन तीनों स्टेट से अलग होकर 2000 के अंदर तीन नई स्टेट्स बनी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। छत्तीसगढ़ 26th स्टेट थी, उत्तराखंड जो थी ये 27th स्टेट थी और झारखंड जो थी ये थी 28th स्टेट। उसके बाद 29th स्टेट बनती है तेलंगाना। तेलंगाना कौन सी स्टेट? 29th बनती है 2014 के अंदर, राइट। अब तेलंगाना कौन सी स्टेट से अलग हुई थी? ये हुई थी आंध्र प्रदेश से। 1953 में आंध्रा की भी हम पूरी स्टोरी पढ़ चुके हैं। वैसे तो 1953 में जो आंध्रा थी ये इंडिया की पहली लिंग्विस्टिक स्टेट बनी थी, स्टेट ऑफ आंध्रा। तेलुगु स्पीकिंग एरिया को अलग किया गया था मद्रास से। मद्रास जो है पहले तमिलनाडु को ही मद्रास बोलते थे, बाद में इसका नाम चेंज करके तमिलनाडु कर दिया गया था। अब 1953 के अंदर जो आंध्रा स्टेट बनी थी, इसकी कैपिटल थी करनूल और इसकी हाई कोर्ट बनाई गई थी गंटूर के अंदर। उसके बाद 1956 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, उस एक्ट के थ्रू जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया था उसको हैदराबाद के साथ मर्ज कर दिया गया, राइट। मर्ज किया गया, आंध्रा स्टेट भी बीच में आ गई इसमें। तो आंध्र प्रदेश जो था वो आया एग्जिस्टेंस में, राइट। और इसकी कैपिटल बना दी गई बाद में हैदराबाद। तो पहली लिंग्विस्टिक स्टेट थी आंध्रा स्टेट, और पहली जो रीऑर्गेनाइजेशन के बाद 1957 में जो पहली स्टेट बनी थी, आंध्र प्रदेश जो स्टेट बनी थी, पहली तो नहीं बोलेंगे, आंध्र प्रदेश जो स्टेट बनी थी वो बनी थी 1956 के अंदर, राइट। और इसकी कैपिटल थी हैदराबाद। और उसके बाद 2014 के अंदर फिर से आंध्र प्रदेश की बाइफर्केशन होती है और इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं। एक बन जाता है आंध्र प्रदेश जो कि पहले था ही, इसमें से कुछ पार्ट अलग होकर बन जाता है तेलंगाना, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की। अब यहाँ तक हमने देखा टोटल कितनी स्टेट्स हो चुकी है? टोटल 29 स्टेट्स हो चुकी है, लेकिन प्रेजेंट डे टोटल 28 स्टेट्स है। तो एक स्टेट कौन सी एक्स्ट्रा है वही हम आगे देखेंगे। अब जम्मू कश्मीर पहले स्टेट थी टिल 2019। जम्मू कश्मीर क्या थी? स्टेट थी। तो 2019 तक जो जम्मू कश्मीर थी वो एक स्टेट थी। जम्मू कश्मीर का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था। जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दे रखा था बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 के अंदर जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस भी दिया हुआ था। लेकिन 2019 में ट्विस्ट आता है। क्या आता है? जो इसका स्पेशल स्टेटस था उसको अबॉलिश कर दिया जाता है बाय अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। नाम क्या था ऑर्डर का? द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 के थ्रू जो इसका स्पेशल स्टेटस था उसको खत्म कर दिया जाता है। अब इसके साथ ही जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन था एप्लीकेशन टू जम्मू कश्मीर ऑर्डर 1954, ये भी ऑर्डर साथ ही साथ अबॉलिश हो जाता है। जैसे ही ये एक्ट में आता है तो दूसरा जो ऑर्डर है वो खत्म हो जाता है, राइट।
तो 2019 में जो इंडिया के प्रोविजंस थे, जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस थे, उन्हीं प्रोविजंस को जम्मू कश्मीर में भी एक्सटेंड कर दिया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जिसके थ्रू जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया गया। बाइफरकेट करने के बाद जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है और साथ ही साथ एक और यूनियन टेरिटरी बनती है, लद्दाख। राइट। तो पहले हमने देखा था, हम जब पहले स्कूल टाइम पे पढ़ते थे तो हम पढ़ते थे कि 7 यूनियन टेरिटरीज है। राइट। अब उस हिसाब से अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर 8th हो गई और लद्दाख 9th हो गई, तो 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई। लेकिन एट प्रेजेंट यूनियन टेरिटरीज कितनी है? यूनियन टेरिटरीज 8 है। राइट। तो एक कौन सी यूनियन टेरिटरी है जो यहाँ पे खत्म होती है? तो वो होती है, पहले दमन दीव दादर एंड नगर हवेली 2 यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, लेकिन 2000 के अंदर दोनों मर्ज होकर एक ही यूनियन टेरिटरी रह जाती है। इसीलिए एट प्रेजेंट 8 यूनियन टेरिटरीज है। और 29 से 28 स्टेट्स कैसे हुई? क्योंकि इसमें से जो जम्मू कश्मीर था वो माइनस हो गया। राइट। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के अंदर सभी के सभी डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं, लेकिन जो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, ये सारे के सारे जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं कारगिल एंड ले को छोड़कर। कारगिल और ले वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स है ये लद्दाख की यूनियन टेरिटरी में आ गए। तो एट प्रेजेंट टोटल कितने हो गए? 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। राइट। नेक्स्ट चलते हैं चेंज ऑफ नेम। अब हम किसी भी स्टेट का नाम भी तो चेंज कर सकते हैं ना, अंडर आर्टिकल 3। तो कौन कौन सी स्टेट्स के नाम चेंज हुए हैं? सबसे पहले ऐसी कौन सी स्टेट थी जिसका नाम चेंज हुआ था? तो सबसे पहले जो नाम चेंज हुआ था वो हुआ था यूनाइटेड प्रोविंस का। राइट। यूनाइटेड प्रोविंस का 1950 में नाम चेंज करके कर दिया गया उत्तर प्रदेश। राइट। तो 1950 तक उत्तर प्रदेश का नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, 1950 में ये बन गया उत्तर प्रदेश। 1969 में मद्रास का नाम चेंज करके तमिलनाडु कर दिया। सिमिलरली 1973 में मैसूर को बना दिया कर्नाटका, प्रेजेंट डे जो कर्नाटका है ही है। और 1973 के अंदर ही लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीन दीवी आइलैंड्स जो थे इनको बना दिया लक्षद्वीप। 1992 में जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली थी उसको रीडिजाइन किया गया और नाम क्या रखा गया? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। राइट। तो ये कोई फुल फ्लेज स्टेट नहीं है, ये क्या है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है और ये बनाई गई थी बाय द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991। 2006 के अंदर उत्तरांचल का नाम चेंज करके उत्तराखंड कर दिया, क्योंकि जब बाइफर्केशन हुई थी तो ये बना था उत्तरांचल। बाद में 2006 में इसका नाम चेंज करके उत्तराखंड बना और 2006 के अंदर ही पौंडीचेरी का नाम चेंज करके पुदुचेरी कर दिया। 2011 में ओडिशा का नाम चेंज करके ओडिशा कर दिया। असम क्या नाम चेंज होगा ये भी प्रपोजल आया था, आई थिंक अराउंड 2006 के आसपास ये प्रपोजल आया था कि जो असम है उसका नाम चेंज करके असोम किया जाए, क्योंकि जो असमीज लोग हैं उनको प्रोनाउंस करना इजी हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रपोजल था ये प्रपोजल ही रह गया, तो असम का जो नाम है वो असम ही है, असोम नहीं है। राइट। तो क्योंकि ये प्रपोजल था जो अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ। राइट। तो असम का नाम असम ही है।